अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल स्टॉक स्पेशल में न्यू मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कितनी देर हो गई है मगर जाजिब दिखाई नहीं दिया। कहाँ है? अलीना ने नोट्स को समेटते सरसरी सा पूछा। वो सभी फ्री पीरियड होने की वजह से यूनी के गार्डन में थे। लगता है याद आ रही है, नूर शरारत से बोली। शट अप। मैं क्यों याद करूंगी? मैं बस पूछ रही थी। पहले पीरियड के बाद से वो दिखा नहीं है। अलीना ने घूर कर उसे पीछे धकेला जो उसके कंधे से आ लगी थी। अरे यार, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? हम दोस्त हैं, तुम्हारे सब जानते हैं। अर्श जो बैठा जूस पी रहा था उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते बोला। फजूल जानते हो, और क्या मुसीबत है? क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो? जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, अलीना ने झुंझला कर कहा। क्या अलीना यार, कॉलेज से साथ है हमारा, अब इतना तो हम सब भी समझ सकते हैं, नूर मुस्कुराकर बोली। तो समझते रहो मेरी बला से, अलीना ने गुस्से से कहते बुक उठाकर नूर के सर पर मारी। उफ अलीना, दुश्मन ना हो तो, उसने अपना सर सहलाते घुड़ते हुए कहा। उसी वक्त जाजिब दौड़ता हुआ उन तक आया। तुम सब जानते हो मैंने क्या देखा? देखा? तुमने, हमें कैसे पता होगा? उसके पीछे आते अबीगिल ने उसके कंधे पर हाथ मारते कहा। पहले ये बताओ, इतनी देर से तुम कहाँ थे? हाँ वही, मैंने ना रीमा के साथ एक लड़की को देखा है, जाजिब ने कुछ तजस्सुस फैलाया। हद हो गई जाजिब, तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? लड़की के साथ ही तो देखा है। नूर को उसकी बात सुनकर मायूसी हुई थी। ओहो भाई, पूरी बात तो सुनो। ये कौन है? अभी जाजिब कुछ कहता कि अबीगिल ने जाजिब के पीछे आती रीमा को देखते कहा। अबीगिल की बात पर सबने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। यही तो मैं बता रहा था इस लड़की के बारे में, देखो। हेलो एवरीबॉडी, रीमा ने पास आते हाथ हिलाया। हाय, सबने ही यकजुबान जवाब दिया, मगर सबकी नज़र रीमा के साथ खड़ी लड़की पर थी जो ब्लैक अबाया के साथ नकाब पहने, साथ मैरून रंग की एहरानी चादर कंधों पर डाले हुए थी। नकाब में से उसकी हेजल ग्रीन आंखें ही दिख रही थीं। ये कौन है रीमा? नूर ने पूछा। ये मेरी दोस्त है शिब्रा, रीमा ने उसका तारुफ करवाते कहा। शिब्रा? सब ने एक दूसरे को देखते कहा। और ये तुम्हारी दोस्त है? अबीगिल ने ताज्जुब से पूछा। उसको अब तक यकीन नहीं आया था कि मॉडर्न सी रीमा की शिब्रा जैसी भी दोस्त हो सकती है। हाँ, हम लोग स्कूल में साथ थे, फिर कॉलेज में अलग हो गए। अभी ये माइग्रेशन करके यहाँ आई है। मैं तो देखते ही पहचान गई, रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते पहचान गई? और कैसे पहचाना? तुम्हारी आंखों में क्या एक्सरे मशीन लगी है कि जो नकाब में होने के बावजूद भी पहचान लिया? नूर ने भी बात में हिस्सा लेते कहा। मैंने इन्हें मुखातिब किया था, मुझे लगा था कि मैंने इनको पहले देखा है। इतनी देर में पहली बार शिब्रा ने इनके बीच कुछ कहा था। वो लोग उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। बिलाशिबा उसकी आवाज़ नहायत खूबसूरत थी। इन सब लोगों के बीच लेटा एक शख्स और भी शिब्रा की आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ था, जो किताबों को सर के नीचे तकिया बनाए, मुंह पर रुमाल डाले, हर चीज़ से बेखबर सो रहा था। मगर इन सब की बातों ने उसकी नींद में खलल डाला था, मगर वो बिना परवाह किए आंखें मूंदे लेटा रहा। शिब्रा की आवाज़ ने उसके कान खड़े किए थे, और ये कोयल की मानित खूबसूरत आवाज़ किसकी थी वो जानना चाहता था। उसके दिल में ये आरज़ू बेदार हुई थी कि जब आवाज़ इस कदर खूबसूरत है तो वो खुद कितनी हसीन होगी। ये ख्याल आते ही उसने अपने चेहरे पर से रुमाल का कोना हटाकर शिब्रा की जानिब देखा, मगर ना उम्मीद ठहरा कि बाकियों की तरह वो भी हिजाब में होने के बाइस उसे देख नहीं पाया था। मगर उसकी आंखों का इत्कास नहीं टूटा था, वो मुसलसल उसे ही तक रहा था। हैरत से तुम्हारी और शिब्रा की दोस्ती पर, अबीगल ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा ये छोड़ो, मैं उसे हमारे ग्रुप में शामिल करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि ये नई है इस यूनि में और मेरी दोस्त भी। क्यों शिब्रा, क्या तुम हमारे ग्रुप में शामिल होगी? रीमा ने बराबर में खामोश खड़ी इर्द गिर्द का जायजा लेती शिब्रा से कहा। जी। वो कुछ मुतवज्जब सी हुई। अरे यार, हमारा ग्रुप इस यूनि का मशहूर तरीन ग्रुप है। माना कि तुम हमसे जूनियर हो, मगर हमारे साथ बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? रीमा ने बाकी सबकी भी तस्दीक चाही। हाँ, हमें खुशी होगी आपके शामिल होने पर, जाजिब ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह वेलकम द ग्रुप, एबिगल और नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक, वो होले से बोली। क्या तुम ये नकाब यूं ही पहने रहोगी? नूर ने हैरत से कहा। जी, वो सर हिला गई। व्हाट? तो क्या मतलब तुम हर वक्त पर्दे में रहती हो?
अबीगल ने हैरत से पूछा। घर के अलावा हर जगह इसका अंदाज आम सा था। शायद इन्हें ऐसा लगता होगा कि कोई इनको नजर लगा देगा। अर्श के बराबर से आती आवाज पर शिब्रा ने चौंक कर देखा। सेलिस अपने मुंह से रुमाल हटाए अब उठ बैठा था। शिब्रा ने मुतअज्जब से अंदाज में सेलिस को देखा था। सुर्ख और सफ़ेद रंग, कानों तक बढ़े ब्राउन बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे, एक अबरू पर बाली पहने और गले में लॉकेट, ब्राउन आंखों में लाली लिए, वो अब उसे ही खोजती नज़रों से देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मैं ऐसी किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ, शिब्रा ने उसे देखते स्पाट लहजे में कहा। सेलिस का हुलिया उसे अजीब तर लगा था। अच्छा, तो फिर अपने आप को यूं 7 पर्दों में रखने की आखिर क्या वजह है? सेलिस अपने माथे पर आए बालों को ठीक करते चुभते अंदाज में बोला। बात 7 पर्दों की नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की है, और ये मुस्लिम औरत की पहचान है। इस बार सेलिस की जानिब देखते वो पुरइत्तमादी से बोली। बाकी सब खामोशी से दोनों के बीच होती गुफ्तगू सुन रहे थे। शिब्रा के जवाब पर अब सबकी नज़रें सेलिस पर थीं, जो खुद भी चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ था, मगर फिर एक अबरू उचकाकर बोला, यहाँ और भी मुस्लिम लोग हैं। अंदाज तंज वाला था। अफकोर्स मैंने इनकार किया है। इस वक्त यहाँ आपके और इनके अलावा ये 5 ही मुसलमान हैं। शिब्रा ने पहले सेलिस फिर एबिगल को देखते स्पाट लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम शिब्रा? रीमा को हैरानी हुई। इन मिस्टर के आईब्रो में और कान में बाली, 7 लातादाद कलाई में बैंड, उसके हाथ में बना टैटू जिस पर जॉन लिखा है और क्रॉस का ही निशान भी बना है, वो ये जाहिर करता है कि आप दोनों किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। शिब्रा ने पुरसुकून से लहजे में सेलिस को देखते कहा। सेलिस का हाथ बेसाख्ता अपने कान की लो पर गया था। इसमें कोई शक नहीं कि लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर काबिल तारीफ़ है। सेलिस ने दिल ही दिल में दाद दी मगर ज़ुबान से कुछ नहीं बोला। एनीवे, मैं चलती हूँ, मेरे पीरियड का वक्त हो गया है, शिब्रा ने चादर दुरुस्त करते कहा। ओके, फिर जब फ्री हो तो यहीं आ जाना, ये हमारी परमानेंट जगह है, एबिगेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो अल्लाह हाफिज़ करते चली गई। अजीब लड़की है, सेलिस ने शिब्रा के जाने के बाद बुड़बुड़ाते हुए कहा। प्यारी लड़की और काफ़ी होशियार भी, और सोचो आवाज़ इतनी प्यारी है तो खुद कितनी खूबसूरत होगी, नूर ने सोते हुए कहा, जैसे अभी भी शिब्रा की आवाज़ के सहर में हो। तुम्हारा तो बस यही काम है, हर किसी पर फरिश्ता हो जाती हो। ऐसी भी कोई सुरीली नहीं थी मोहतरमा, सेलिस नूर की बात पर चिढ़कर बोला, जबकि वो खुद भी उसकी आवाज़ में डूब गया था और देखना तो वो खुद भी चाहता था। बस करो सेलिस, तुम्हारी बोलती बंद कर दी, शिब्रा ने इसलिए उससे खार खा रहे हो ना, मैं जानती हूँ। जब भी कोई तुम्हारी टक्कर का आ जाता है तुम ऐसे ही उसके लिए कहते हो, एबिगेल ने हंसते हुए कहा। शट अप गिल, सेलिस ने उसे घूरते सख्ती से कहा। वो तो मैंने कुछ नहीं कहा कि रीमा की दोस्त है, वरना। सेलिस, अब तुम लड़ना बंद करो, और प्लीज़ अब वो सिर्फ मेरी नहीं तुम सबकी भी दोस्त है, रीमा ने सेलिस की बात काटते हुए कहा। सोचूंगा मैं फ़िलहाल इस बारे में, जब तक के लिए सॉरी, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं आती। तो मिस्टर, आपसे कहा किसने है कि आप मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ले आएं? सेलिस की बात मुकम्मल ही हुई थी कि वो बोतल के जिन की तरह हाजिर सामने नमूदार हुई थी। सेलिस ने पलट कर देखा, आंखों में गुस्सा लिए मुझसे ही घूर रही थी। मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसों से दोस्ती का, मतलब क्या है तुम्हारा मुझ जैसों से? सेलिस उसकी बात पर तप कर बोला। ये आप खुद बेहतर जानते हैं कि आप कैसे हैं। शट अप, अपनी हद में रहो, सेलिस ने उंगली उठाकर गुस्से से कहते। ओह प्लीज़, अपनी आवाज़ और उंगली दोनों नीचे रखकर बात करें, और मैं अपनी हदूद में रहना बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझे? उसने सख्त मगर धीमे लहजे में कहा। उफ, क्या हो गया है तुम दोनों को, क्यों एक दूसरे से उलझ रहे हो? और सेलिस, क्या बदतमीज़ी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक लड़की से इस लहजे में बात करते। इन दोनों को लड़ता देख नूर ने बीच में आते कहा। मैं यहाँ बस रीमा को बुक देने आई थी, मगर अच्छा हुआ आ गई, किसी के नादिर ख्यालात सुन लिए, वो गुस्से से कहते पलटी। रुको शिब्रा, रीमा ने उसके पीछे जाते कहा, तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। आंखों ही आंखों में सेलिस को रीमा ने बावर करवाया और शिब्रा की तरफ दौड़ी। क्या किया है मैंने जो सब मुझे घूर रहे हो? सबको अपनी जानिब तकता पाकर सेलिस बोला। शर्म करो यार, अभी अभी आई है वो, और तुम? अर्श ने बात अधूरी छोड़ी। तुम सबको ये दिखा कि मैंने कुछ कहा, मगर ये नहीं दिखा कि वो भी बराबर बोल रही थी, सेलिस ने शिकायती अंदाज में कहा। बिल्कुल देखा, और तुम दोनों का अंदाज़े गुफ्तगू भी, वो कितनी तमीज़ से बात कर रही थी, और तुम? एबिगेल ने मुंह बनाते कहा। हाँ, तुम्हें तो सबका अंदाज़ ठीक लगता है,
سوائے میرے۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم دادا، یہ آپ اتنی دوپہر میں یہاں؟ شبرا نے ان کے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنی چادر سے صاف کرتے کہا۔ وعلیکم السلام بچہ، بس کافی وقت سے خود پودوں کو پانی نہیں دیا، ابھی فارغ تھا تو دینے لگا، عبدالوہاب صاحب نے شفقت سے اپنی پوتی کو دیکھتے کہا۔ شام کو دے دیتے، ابھی آپ اندر چلیں، بہت گرمی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر گھر کے اندر لے گئی۔ کیسا دن گزرا آپ کا آج؟ جی دادا بہت اچھا۔ السلام علیکم دادو، عبدالوہاب صاحب کو جواب دیتی لاؤنج میں آئی سلیمہ خاتون کو اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بچی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اچھا جاؤ پہلے ہاتھ منہ دھو لو، پھر کھانا کھاتے ہیں، سلیمہ خاتون نے محبت سے دیکھتے کہا۔ تو وہ جی اچھا کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سچ سلیمہ بیگم، اگر شبرا نہ ہوتی تو ہماری زندگی تو اندھیر ہی ہوتی۔ اللہ کا تحفہ ہے شبرا ہمارے لیے، عبدالوہاب صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے حاجی صاحب، بے شک اللہ نے کسی نیکی کے بدلے میں ہی ہمیں شبرا جیسی پوتی سے نوازا ہے، مگر رمضان اور میمونہ کو اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہ تھا۔ سلیمہ خاتون کا لہجہ گلوگیر ہوا۔ جو اللہ کی رضا سلیمہ بیگم، وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے نعمتیں لی ہیں تو رحمت سے بھی تو نوازا ہے، بس شبرا کی بہترین پرورش کرنا ہے کہ قیامت کے روز اپنی بہو بیٹے کے سامنے سرخرو ہو سکوں، عبدالوہاب صاحب نے نم لہجے میں کہا۔ وہ ابھی نہا کر ہی نکلی تھی، شیشے میں کھڑی بالوں کو خشک کرتے اس کی نظر اپنے آپ پر پڑی۔ 7 پردوں میں رہنے کی وجہ اپنے آپ کو دیکھتے سیلس کے الفاظ اس کے ذہن میں ابھرے۔ بدتمیز، نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے خود کو، دوستی نہیں کرنی تو نہ کرے، میں نے کون سا ہاتھ پیر جوڑے تھے کہ مجھ سے دوستی کرو؟ ریما اگر مجھے زبردستی نہ لے کر جاتی تو میں نے کبھی نہ جاتی، ویسے بھی نہ میں نے کبھی لڑکوں سے دوستی کی ہے اور نہ ہی کرنی ہے، ویسے بھی ان لڑکوں کو موقع دو تو سر پر چڑھ جاتے ہیں، اچھا کیا جو میں نے پہلے ہی اپنا رویہ سخت رکھا۔ خود کو تسلی دیتے وہ نیچے کی جانب بڑھی۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، چٹان بھر کی ہو کر مجھے باتیں سنائی ہیں۔ سیلس رابرٹ کو اس نے غصے سے ہاتھ میں آیا ٹی وی کا ریموٹ زمین پر مارا۔ اوہ مائی سن، کیا ہوا؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ وہ کمرے کی چیزوں کو زمین بوس کرتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب جینی اس کے کمرے میں آئیں، کمرے کی ابتر حالت اس کے خراب موڈ کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ مائی سن، کیا ہوا؟ انہوں نے ایک بار پھر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں خالہ، وہ تھکے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھتے دونوں ہاتھوں میں سر گرا گیا۔ کسی سے جھگڑا ہوا؟ جینی اس کے برابر میں بیٹھتے بولی۔ مسئلہ ہی تو یہ تھا کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور عرش ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ شبرا کا لہجہ بہت دھیما تھا، مگر اس کے دو بدو جواب دینے نے سیلس کو غصہ دلایا تھا کہ وہ بول بھی گئی تھی اور کسی کی نظروں میں بری بھی نہیں بنی تھی، بلکہ سب اسے ہی غلط کہہ رہے تھے۔ ریما نے تو پورے دن بات بھی نہیں کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا۔ گہری سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جینی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی سیلس کبھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرے گا، اس لیے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اپنے اطراف میں نظر دوڑاتے ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا۔ کہاں ہو؟ فون ریسیو ہوتے اس نے پوچھا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں لینے آ رہا ہوں، کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ الماری سے کپڑے نکالتے کسی کو کہتے وہ روم میں گھس گیا۔ کہاں جا رہے ہو سیلس؟ وہ ابھی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایبیگل نے اسے پکارا۔ کشمالہ کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہا ہوں، سیلس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ایبیگل نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب کیوں؟ اور پلیز میرا موڈ ویسے ہی ٹھیک نہیں، مزید اور خراب نہ کرو، وہ کہتا ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ چڑیل کے پیچھے ہی لگے رہو، ایبیگل نے منہ بناتے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات خاموشی کا لبادہ اوڑے یوں ہی کھسک رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس وقت یہاں تو جیسے رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ یہ اس شہر کا مشہور کلب ہاؤس تھا جہاں امیر گھروں کے لوگ اپنے پیسوں کی نمائش کرنے آتے تھے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایک بار آنے والا اس کی ظاہر خوبصورتی میں کھو جاتا، مگر اس کے اندر ہونے والے خوفناک اور برے کاموں سے بچ نہ پاتا۔ دنیا سے بے خبر ہو کر یہاں موج مستی کرنے کے لیے لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ کیا بات ہے سیلس، آج بہت چپ ہو؟ وہ کشمالہ کے ساتھ کلب میں موجود تھا۔
एक सोफे पर हाथ में मशरूब ले बैठा ना जाने कहाँ खोया हुआ था जब कशमाला ने उसे मुखातिब किया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, उसने लड़खड़ाए लहजे में कहा और गिलास में मौजूद मशरूब को एक ही घूंट में ख़त्म किया। कैसे कुछ नहीं, मैंने तुमसे डांस करने को कहा मगर तुमने मना कर दिया। अब कब से यहाँ बैठे ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहे हो? कशमाला ने उसके कंधे से लगते नाज से कहा। सैलिस ने भरपूर निगाह कशमाला पर डाली जो आज गजब लग रही थी, बगैर स्लीव की इंतहाई छोटी शर्ट पहने, जो टखनों से ऊंचा पाजामा पहने, मुनासिब मेकअप किए, वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। मगर उसकी तवज्जो सिर्फ सैलिस ही था, जो आज ना जाने कहाँ खोया हुआ था। चलो ना प्लीज़, कशमाला ने लाड से कहते उसके हाथ से ग्लास पकड़कर टेबल पर रखा और उसे लिए फ्लोर पर चली गई, जहाँ पहले से ही काफ़ी लोग महवे रक्स थे। वो भी लड़खड़ाता हुआ इन सब के बीच डगमगाते कदमों से कशमाला के साथ रक्स करने लगा, मगर बस कुछ देर, ना जाने क्यों आज उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। अरे कहाँ जा रहे हो सैलिस? वो वापस सोफे की जानिब जा रहा था जब टीना ने उसका हाथ थाम कर कहा कि कहीं नहीं। वो उसे देखते बोला, तो कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजार लो। टीना ने मजीद उसके करीब होते हुए सैलिस के गाल पर धीरे से हाथ फेर कर कहा, सॉरी, अभी मेरा मूड नहीं। सैलिस ने टीना के हाथ को अपने चेहरे से हटाते कहा, क्या हुआ सैलिस? कशमाला के साथ तो बड़े मूड में थे और हमारे साथ प्लीज़ लीव मी। टीना उसके मजीद करीब हुई थी जब वो सख्ती से कहता उसे झिड़क कर वहाँ से चला गया। पता नहीं क्या समझता है खुद को, कहीं का शहजादा है, जैसे टीना ने सैलिस की इस हरकत पर तप कर कहा और दूसरी जानिब चल दी। अरे तुम सब यहाँ हो और मुझे क्लास में ही छोड़ा है। अर्श भागता हुआ इन लोगों के पास आया था जो गार्डन में अपनी मखसूस जगह पर बैठे थे। तुम वैसे भी क्लास में कम ही दिखाई देते हो, इसलिए। नोटबुक पर तेजी से हाथ चलाती नूर ने उसे देखते तंजिया कहा। क्या कहा लड़की? मैं? बल्कि तुम सबसे ज़्यादा क्लास में जाता हूँ। अर्श ने उसकी बात पर मुंह बनाया। तभी एक हफ्ते से सर आसिम का कोई लेक्चर नहीं लिया तुमने। नूर की जवाबी कार्रवाई पर सबका जानदार कहका गुंजा था। तुम सब मुझ पर ही हंसते रहो बस। मगर क्या तुम लोगों को पता है, हारिस को यूनि से निकाल दिया है? जाजिब ने अचानक याद आने पर कहा। नहीं, मगर क्यों? अलीना ने मुतजस्सिस से होकर कहा। वही मसला था, उसकी वीडियो वाला प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी। ओह मगर यार, उसने तो ये सब काम छोड़ दिए थे ना, ब्लैकमेलिंग वाले। तौबा कर ली थी, काफ़ी सुधर गया था। अर्श ने सोचते हुए कहा। हाँ मगर कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वो दूसरों की वीडियो बनाता था, किसी ने उसको मज़ा चखाने के लिए उसकी बना ली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा पहले ही बहुत शर्मिंदा था और अब तो अलीना को अफसोस हुआ था। भाई सीधी सी बात है, वो दूसरों के साथ गलत करता था तो खुद कैसे बच जाता? उसने दूसरों के राज मंजरे आम पर किए तो उसके भी सबके सामने आ गए। जाजिब ने चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखते कहा। नहीं जाजिब, ऐसा नहीं कहते। जब वो माफ़ी मांग रहा था तो माफ़ कर देना चाहिए था। काफ़ी देर से खामोश बैठी इन सब की बातें सुन रही थी कि शिबरा ने अचानक कहा, तुम नहीं जानती शिबरा, वो कितना बदतमीज़ इंसान था। ठीक कहा अलीना तुमने, होगा वो वैसा ही। मगर अभी जाजिब ने ये भी तो कहा कि उसने ये काम छोड़ दिया था, तौबा कर ली थी। शिबरा ने सबको देखते कहा। हाँ ये सच है कि कई माह पहले उसकी बहन के साथ ऐसा ही वाक़या हुआ था। किसी ने उसकी वीडियो वायरल कर दी थी। उसके बाद से अर्श ने कहा, ठोकर खाकर ही सही मगर वो संभल तो गया ना, माफ़ी भी मांग ली तो माफ़ कर देना चाहिए। जब अल्लाह पाक तौबा कबूल कर लेता है, माफ़ कर देता है, तो हम कौन होते हैं? शिबरा ने रसानियत से कहा। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखता है। जब अल्लाह पाक दर बंद नहीं करता हमारी मौत की आखिरी हिचकी तक, तो हम इंसानों की क्या औकात कि माफ़ ना करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। शिबरा ये कहकर खामोश हो गई थी और सबकी ज़ुबान से सुभान अल्लाह निकला था। अल्लाह तो हमारे अनगिनत ऐबों को ढांपता है, वो बड़ा रहीम व करीम है। वो तो मौके देता है बंदे को, छोटी छोटी नेकियों पर बड़ा अजर रखा है उसने, और सच्ची तौबा से गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। उसने जाजिब की तरफ देखते कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, यानी जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए तो ये वो लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। शिबरा ने आयत का तर्जुमा करते कहा। सब खामोशी से उसकी जानिब देख रहे थे।
تم کچھ بولتی نہیں ہو، مگر جب بولتی ہو تو ماشاء اللہ۔ نور نے شبرا کا ہاتھ محبت سے تھامتے کہا۔ شکریہ، شبرا نے مسکراتے کہا۔ تمہیں اپنے دین کے بارے میں بہت معلومات ہے شبرا؟ ابیگیل جو اب تک خاموش بیٹھا تھا حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے تم حافظہ ہو۔ ابیگیل کی بات سن عرش نے بھی کہا، جی آپ کو ٹھیک لگتا ہے، الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ ماشاءاللہ، پیاری لڑکی، تم نے بتایا نہیں ہمیں، نور نے اسے گلے لگاتے کہا، اور وہ بھی مسکرا دی۔ ارے دیکھیں، آپ کو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ یہ کیا؟ سب اپنے ہنسنے اور اپنی باتوں میں مشغول تھے جب شبرا کی غصیلی آواز ابھری۔ سب نے اس کی جانب دیکھا جو اپنے اسائنمنٹ پیپرز کو اٹھائے خونخوار انداز میں سیلس کو دیکھ رہی تھی، جس نے پانی کی بوتل پر پاؤں سے ٹھوکر مار کر تمام پیپرز گیلے کر دیے تھے۔ دماغ تو معلوم تھا نہیں ہے آپ کے پاس، مگر یہ آنکھیں بھی گھر رکھ کر آئی ہیں۔ وہ سامنے کھڑے سیلس کو دیکھے سخت لہجے میں بولی، میرے پاس دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، مگر شاید تمہارے پاس نہیں۔ یوں سب کے بیچ جب بیٹھ کر یہ فضول کام کرو گی تو ایسا تو ہوگا۔ سیلس بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ چلو جی، پھر ہو گئے دونوں شروع، الینا نے دونوں کی جانب دیکھتے کہا۔ ایک تو غلطی آپ کی، اور پھر مجھے کہہ رہے ہیں، اور میری مرضی میں کہیں بھی بیٹھ کر بناؤں۔ آپ کون ہوتے مجھے منع کرنے والے؟ شبرا کو بھی سیلس کی باتوں پر شدید خار آتی تھی۔ نہ جانے کیوں پہلے دن کی طرح ابھی تک اسے سیلس سے چڑ تھی۔ پھر سیلس بھی کون سا کم تھا، کچھ نہ کچھ دونوں کے بیچ ہوتا ہی رہتا کہ بات سدھرنے کی جگہ مزید بگڑ جاتی، اور ان سب میں زیادہ ہاتھ سیلس کا ہی ہوتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح شبرا کو زچ کرتا رہتا۔ جب یہاں بیٹھنا ہے تو اپنا یہ پھیلاوا سمیٹ کر بیٹھو کہ دوسروں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، سیلس نے کہا تو شبرا اس کی بات پر حیران ہی تو ہوئی تھی۔ وہ اپنی تمام چیزیں ایک سائڈ پر ہی رکھ کر بیٹھی تھی، یہ تو وہ خود تھا جو بیچ میں آیا تھا۔ سیلس، شبرا اپنی جگہ درست بیٹھی ہے، تمہاری غلطی ہے، ایبیگل نے ٹوکا۔ رہنے دے ایبیگل، جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس نہیں تو بولنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر میرا پورا اسائنمنٹ تو ویسے بھی خراب ہو گیا ہے۔ شبرا نے اپنے نوٹس اٹھائے اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ بہت بری بات ہے سیلس، کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ جاذب نے اسے گھورا۔ اوف پلیز، اب اتنا بھی کچھ نہیں ہوا، وہ بدمزہ ہوا تھا۔ سیلس، وہ 3 دن سے یہ اسائنمنٹ مکمل کر رہی ہے، آج بس ہونے ہی والا تھا، اور تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، اب اسے دوبارہ بنانا پڑے گا۔ الینا کی بات پر سیلس چپ کر گیا تھا۔ یہ سچ تھا، اس نے شبرا کو پریشان کرنے کے لیے پانی گرایا تھا اس کے اسائنمنٹ پر، اور انگلش کا اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ وہ سر وقاص کا ہے۔ اوہ وہ سر کھڑوس، نور نے الینا کو دیکھتے کہا، اب پھر سے نہ لڑنے لگ جانا۔ ان سب کی بات سن وہ وہاں سے جانے لگا تو ایبیگل نے پکارتے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے اس سے لڑنے کا؟ ایبیگل کی بات پر وہ تپ کر بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ہیلو گائز، واٹس اپ؟ ویسے تو سب ٹھیک ہی ہوں گے، تو چلو سب ذرا اپنے سینئر کی جلدی سے تھوڑی خدمت تو کرو۔ کلاس میں فری پیریڈ تھا۔ شبرا بیٹھی دوبارہ سے اپنا اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب سینئر گروپ کے 4-5 اسٹوڈنٹ ان کی کلاس میں آئے تھے اور شور و غل کرنے لگے۔ ہاں تم چلو ہمارے لیے کینٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، ایک لڑکے نے سامنے کھڑی لڑکی کو مخاطب کرتے کہا، اور سب کام بند کر دو۔ او پڑھاکو مس، سنا نہیں کیا؟ ایک لڑکی نے شبرا کے سامنے آتے اس کے ہاتھ سے پین چھینا۔ سوری، مگر مجھے یہ اسائنمنٹ مکمل کرنا ضروری ہے، وہ دھیمی لہجے میں بولی۔ ضروری تو اس وقت صرف ہماری بات ماننا ہے، سمجھی؟ اور چلو اب ہمارے لیے کوئی اچھا سا گانا سناؤ۔ کیوں انم؟ ایک لڑکے نے ان دونوں کے پاس آ کر بولا۔ سوری، میں گانا نہیں گاتی نہ سنتی ہوں، سو پلیز مجھے پریشان نہ کریں، شبرا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کہا نہ گانا سناؤ تو بس سناؤ، کاشان نے قدرے غصے سے کہا۔ نہیں، جب مجھے آتا ہی نہیں تو کیسے سناؤ؟ اور پھر سب سے پہلی بات مجھے گانا ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوری کلاس ان لوگوں کی بحث سن رہی تھی۔ انم کو شبرا کی بات پر سبکی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک کو کھولا اور ساری کی ساری کولڈ ڈرنک شبرا پر پھینک دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کولڈ ڈرنک ٹھنڈی ہونے کے باعث شبرا کانپ کر رہ گئی۔ اس کے اسکارف اور چادر پوری بھیگ گئی تھی، اور سامنے موجود نوٹس بھی۔ بدتمیزی وہ تھی جو تم کر رہی تھی، سمجھی؟ اور یہ ہماری بات نہ ماننے کی سزا، انم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کلاس میں سب کی ہی دبی دبی ہنسی نکل رہی تھی۔ انم، تبھی کلاس میں ایک سخت آواز گونجی تھی۔ انم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیلس آنکھوں میں غصہ لیے کھڑا تھا۔
ये क्या बेहुदा हरकत की है तुमने? वो पास आते बोला। तुम जानती हो ये हमारे ग्रुप की मेंबर है, इसके बावजूद भी। सेलिस ने कड़े तेवर से कहा। क्या? अनम और बाकी सीनियर ग्रुप के मुंह से बेसाख्ता निकला था। सॉरी सेलिस, हमें मालूम नहीं था, हम बस मजाक कर रहे थे, काशान ने सेलिस के कंधे पर हाथ रखते कहा, तो उसने एक झटके से उसका हाथ हटाया। सॉरी, हमें मालूम नहीं था। उसका गुस्सा देख अनम कहती जल्दी से बाहर की तरफ लपकी। चलो यहाँ से, सेलिस ने शिप्रा की जानिब देखते कहा, जो अपनी आंखों में आंसू लिए चीज़ों पर से पानी को साफ कर रही थी। एक चिढ़ती निगाह सेलिस पर डाली मगर कहा कुछ नहीं। आंखों में आंसू देख सेलिस को कुछ हुआ था। कुछ देर तो उसके चलने का इंतज़ार किया, मगर जब वो नहीं हिली तो उसके सामने से तमाम बुक और नोट्स उठाए और क्लास से बाहर निकल गया। उसकी हरकत पर शिप्रा का खून खौल गया था, मगर पहले ही इतना तमाशा बन गया था, इसलिए खामोशी से उसके पीछे लपकी। क्या मसला है आपके साथ? दे मुझे मेरी बुक्स। ये सब आपकी वजह से हुआ। एक तो पूरा असाइनमेंट मेरा ख़राब कर दिया और अब। सेलिस के पीछे तकरीबन भागते हुए बोली। वो जो कॉरिडोर में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा था, उसकी बात पर रुककर पीछे मुड़ा। कैंची की तरह तुम्हारी जुबान जैसे मेरे साथ लड़ने में चली है, इससे थोड़ी कम अगर इन लोगों के सामने चलाई होती तो ये सब ना हुआ होता। सेलिस ने तीखी नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा। मैं जुबान चलाती हूँ या आप मुझे मजबूर करते हैं? जब देखो मेरे काम में टांग अड़ाते रहते हैं। वो भी दो बदू बोली। ये तुम मासूम हो, सबको लगता है तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं, सीधी सी हो। अभी कोई देख ले तो लग पता जाए उसे कि मोहतरमा के मुंह ना सिर्फ जुबान है बल्कि वो जुबान धारदार भी है। लो पकड़ो अपनी किताबें, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी मदद करने का। बुक्स उसे थमाते वो अपनी क्लास की जानिब बढ़ गया। उफ, शिब्रा क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बिला वजह बहस करती हो? ठीक तो कहा कभी। मैं किसी से इतना नहीं लड़ी जितना सेलिस से। शिब्रा ने गहरा सांस लेते सोचा। शिब्रा क्या हुआ? वो वहीं खड़ी थी जब एबिगेल वहां आई और उसको भीगा देख तो हैरत से पूछा। कुछ नहीं, वो बस थोड़ी कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। शिब्रा ने बात को टालते कहा। अच्छा आओ, गर्मी बहुत है, ऐसे गीला स्कार्फ पहनोगी तो सर में दर्द होगा। एबिगल उसका हाथ थामे कहा तो वो मुस्कुरा दी। नहीं एबिगल, मेरे पास और कोई स्कार्फ नहीं और ये भी अभी सूख जाएगा, मैं साफ़ कर लूँगी। तो मेरे साथ आओ, मेरे पास है। वो उसे अपने साथ ले गई। ये लो। एबिगल ने शिब्रा के जानिब एक फूलदार सा स्टॉलर बढ़ाया। शिब्रा ने हैरत से उस स्टॉल को देखा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आप मेरा दिया हुआ स्टॉल नहीं पहन सकती? एबिगल ने जब उसे खड़ा देखा तो बोली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि मैंने आपको ये पहने नहीं देखा। शिब्रा ने मुस्कुराते हुए वो स्टॉलर थामते कहा। अरे नहीं, बस कुछ दिन पहले यूनी से जाते हुए मॉल गई तो ये अच्छा लगा, इसलिए ले लिया, मगर रोज़ निकालना भूल जाती। अभी देखो काम आ गया। एबिगल ने चुटकी बजाते कहा। तो शिब्रा भी मुस्कुराते हुए अपना स्कार्फ खोलने लगी। वाओ, बेसाख्ता एबिगल के मुंह से निकला था। उसकी नज़रें शिब्रा के चेहरे पर थीं। तुम तो बहुत बहुत खूबसूरत हो शिब्रा। एबिगल ने उसको देखते दिल से सराहा। तुम सही करती हो जो फेस को कवर रखती हो, वरना तो लड़के मर मिटे तुम पर। एबिगेल ने आंख दबाकर शरारत से कहा। बदतमीज लड़की। शिब्रा ने धीरे से उसके सर पर चिप लगाई। तुमने देखा नहीं ना, मुझे अभी अचानक देख रही हो, ऐसा महसूस हो रहा है, वरना तो मैं आमसी ही हूँ। ये तुम कह रही हो शिब्रा? एबिगेल ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर छोड़ो ये बातें और चलो। शिब्रा के कहने पर वो हंसती हुई बाहर निकली थी। अरे तुम लोग यहाँ हो, हम कब से ढूंढ रहे हैं। अलीना और नूर ने क्लास के बाहर खड़ी शिब्रा और एबिगल को देखते हुए कहा। ओह नाइस स्कार्फ। अलीना ने स्पाइश भरी नज़रों से देखते कहा। वेरी नाइस, बट ये एबिगल का है। शिब्रा ने मोहब्बत से एबिगल को देखते कहा। देख लो भाई, ऑल मुस्लिम है और जिसका ये स्टॉलर है वो गैर मजहब से ताल्लुक़ रखती है। सेलिस ने शिब्रा की बात पर कुछ अचंभे से कहा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शिब्रा ने सख्त लहजे में कहा। नहीं मतलब देख लो। सेलिस का अंदाज अब भी सरसरी सा था। बेशक, मगर किसी की मदद करने या लेने के लिए मज़हब का एक होना ज़रूरी तो नहीं। इस बार शिब्रा ने ठंडे लहजे में कहा और सेलिस इस बार लाजवाब हुआ था। अबे यार सेलिस, तू क्यों बेचारी शिब्रा के पीछे पड़ा रहता है? क्या कहती है वो तुझे? इन सब के जाने के बाद अर्श ने उससे पूछा। पता नहीं, बस ऐसे ही, सेलिस ने कैंटीन की तरफ जाते हुए कहा। क्या यार, कुछ भी तो नहीं कहती, अपने काम से काम रखती है। हाँ तुम लोगों के सामने, वरना उसकी ज़ुबान कैंची की तरह है।
सैलिस ने तप कर कहा, अच्छा ना, मूड तो ठीक कर और अब मत लड़ने लग जाना फिर से। कैंटीन में मौजूद सबके साथ बैठी शिबरा को देखते अर्श ने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है। शिबरा, तुम यहाँ भी ये किताबें खोले बैठी हो। टेबल पर अपने सामने बुक पर झुकी शिबरा को देख जाजिब बोला, बस किसी की मेहरबानी है कि एक असाइनमेंट दो दो बार बना पड़ रहा है। जाजिब के बराबर में खड़े सैलिस को देखते शिबरा बोली, मगर इस बार सैलिस ने खामोशी रहना बेहतर समझा और अर्श ने बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। शिबरा, तुमने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कौन कौन है तुम्हारे घर में? अलीना ने बर्गर खाते पूछा। दादा, दादी और मैं, शिबरा ने अपनी किताबें समेटते हुए जवाब दिया। मतलब पेरेंट्स? नूर ने ताज्जुब से कहा, मेरे मम्मा पापा नहीं हैं, उनका कई साल पहले डेथ हो गई, बस दादा दादी ही हैं मेरे। शिबरा के लहजे में उदासी दर आई थी। आंखों में आई नमी को उसने हल्के से झिपका और अंदर करने की कोशिश की, मगर सैलिस जो उस पर नजरें गाड़े बैठा था उससे छुप नहीं पाई थी। ओ, नूर ने उसके गले में हिसार डालते कहा, अच्छा मुझे भी भूख लग रही है, भाई लाओ दो ये। ईमान ने अपने आप को संभालते कहा कि सभी अफसुर्दा हो गए थे। सैलिस ने हैरत से शिबरा की जानिब देखा जो चंद पल में ही अपने आप को संभाल गई थी। क्या बात है मेरी गुड़िया, आज बहुत उदास है। वो सलीमा बेगम के कमरे में उनकी गोद में सर रखे खोई खोई सी लेटी थी। जब उन्होंने उसके बालों में हाथ चलाते पूछा, बस दादो मम्मा पापा की याद आ रही है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। बस मेरे बच्चा, दुआ किया करो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सलीमा बेगम ने गहरा सांस लेते कहा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी, हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, कभी मुझसे ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की थी, मानो जैसे मुझे अल्लाह ने मैमुना के रूप में बेटी दे दी थी। सलीमा बेगम ने गुजरे वक्त को याद करते कहा, दादो मैं बहुत याद करती हूँ मम्मा पापा को, उन्होंने जाने में इतनी जल्दी क्यों की, मेरे बारे में भी नहीं सोचा। उसकी आंखों में पानी जमा हो गया। शिबरा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। सलीमा बेगम ने उसे प्यार से पुचकारते कहा, दादो आप बताएं, कैसे हुआ था उनका एक्सीडेंट? शिबरा ने अपनी आंखों को हथेलियों से रगड़ते हर बार का दोहराया सवाल फिर किया। मैं किचन में हुआ हूँ, ज़रा खाना तैयार हुआ कि नहीं? सलीमा बेगम बात को टालते बाहर चली गई। आज फिर से दादो ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब भी पूछो इसी तरह ही बात को टाल देती हैं। वो कब से बालकनी में एक ही जाविये से खड़ा था। निगाहों का मरकज़ वो आधा चांद था। ना जाने उस अधूरे चांद में क्या खोज रहा था। हवा के झोंके ने उसका तसलसल तोड़ा तो वो होश की दुनिया में लौटा। उफ, क्या हो गया है मुझे? क्यों बार बार मेरे जहन में उसकी वो नम आंखें उभर रही हैं? इस बार सैलिस ने रेलिंग पर जोर से हाथ मारते जहन को झटका, क्योंकि वो आंखें तुम्हारी आंखों की तरह वीरान थीं। दिल ने बड़ी शिद्दत से जवाब दिया था, जिस तरह तुम्हारी आंखों में अपनों के खोने का दुख है, वैसे ही उसकी आंखों में भी था। वो तुम जैसी ही है, उसे भी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो मुझ जैसी नहीं है, वो बहुत अलग है। पता नहीं क्यों मुझे उसे देख अनजाना एहसास होता है। मैं नहीं जानता, मगर कुछ है ऐसा जो मुझे उससे जोड़ने पर मजबूर करता है। उसने ज़ोर से आंखें मींची, मगर इस बार वो शिबरा के तस्वुर से मुंह नहीं मोड़ पाया था। क्या बात है, आज कोई ख़ास बात लगती है। जासिब जो मुसलसल अलीना को देख रहा था, जो नूर और एबिगल के साथ किसी बहस में मसरूफ़ थी, सैलिस की बात पर चौंक कर मुतवज्जो हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, जासिब ने हकलाते हुए कहा। कैसे कोई बात नहीं, हम कब से देख रहे हैं, तेरी नज़र किसी पर से हट नहीं रही। अर्श ने भी उसके कांधों पर हाथ रखते कहा, यार वो एक बात तो है, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। जासिब ने दोनों की नज़रों से उलझते कहा, इसी मुँह से कहो। सैलिस ने बोला, वो मैं अलीना को प्रपोज़ करने का सोच रहा हूँ कि फ़ाइनल ईयर के पेपर्स तो जल्द ही शुरू हो जाएंगे, फिर कब मौका मिले। जासिब ने सर को खुजाते कहा, ओहो, मतलब आग दोनों तरफ बराबर की लगी थी, मगर कभी मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं फूटा। सैलिस ने आंख मारते कहा, ओह यार, मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज था, मगर अब लगता है अलीना से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकती। जासिम ने मोहब्बत भरी नज़रों से अलीना को देखते कहा, अच्छा अब देर किस बात की, कह दो। अर्श ने बेसब्रेपन से कहा, हाँ पर यार हिम्मत नहीं हो रही। अबे चल उठ, सब हिम्मत आ जाएगी अभी। सैलिस ने जासिब को उठाते कहा, चलो भाई बाकी बातें बाद में कर लेना। सैलिस ने नूर और एबिगल को देखते कहा तो वो लोग भी उठ गईं। यार ये शिबरा कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दी। नूर ने शिबरा की क्लासरूम के सामने से गुजरते कहा, हाँ पता नहीं, मैं भी अपने लेक्चर से पहले गई थी उसकी क्लास में, पर वो वहाँ भी नहीं थी। अलीना ने नूर के जवाब में कहा,
ارے وہ جو CP ویلفیئر کی طرف سے جو تقریب رکھی گئی تھی نا بچوں کے لیے، شبرا بھی اس میں اسپیچ دے رہی ہے، موٹیویشنل اسپیچ۔ عرش نے چلتے ہوئے سب کو آگاہ کیا۔ واؤ، یہ لڑکی سچ میں الگ ہے، ایبیگل نے بولا۔ ویسے حیرت سے کہاں وہ 2 لوگوں کے سامنے نہیں بولتی اور کہاں 500 600 لوگوں کے سامنے اسپیچ؟ نور نے تعجب سے کہا۔ ہماری شبرا ہے ہی عجیب، جو نہ سوچا جائے وہ کر دیتی ہے، علینا نے مسکراتے کہا۔ ہاں یہ تو سچ ہے، جہاں سوچا نہ جائے وہاں شبرا پائی جاتی ہے، سیلس نے دل ہی دل میں کہا۔ شاید اسی لیے وہ سب سے منفرد ہے اور تمہارے دل کو بھی بھا گئی ہے۔ دل نے بے ساختہ کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتے بڑبڑانے لگا۔ ارے کیا ہوا، کیوں سر کو نامے ہلا رہے ہو؟ عرش نے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں کچھ نہیں۔ اور جازب کیا کھڑے کھڑے باتیں بھگا رہے ہو؟ جو ہم سے اکیلے میں کہہ رہے وہ اب سب کے سامنے کہو۔ سیلس نے سب کا دھیان جازب کی طرف موڑتے کہا۔ ہے کیا کہنا تھا جازب تم نے؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ وہ السلام علیکم۔ ابھی جازب اپنی بات کہہ ہی رہا تھا جب شبرا ان سب سے کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ سیلس نے بلو کلر کے اسکارف میں بلو ہی بڑی سی چادر میں لپٹی شبرا کو دیکھا۔ آج اسے دیکھ اسے سکون سا ملا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے تپتی دوپہر میں سایہ میسر ہوا ہو۔ یہ اچانک مجھے کیوں ایسا محسوس ہونے لگا ہے، اور وہ بھی شبرا کے لیے؟ سیلس نے اپنی نظروں کے زاویے کو بدلتے سوچا۔ کہاں تھی بھائی، کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ کل ایک چھوٹی سی تقریب ہے بچوں کے لیے، تو بس اس میں اچھا آپ سب بھی شامل ہو جائیے گا۔ ویسے یہ کس طرح کی تقریب ہے؟ علینا نے پوچھا۔ CP ویلفیئر مطلب سائلنٹ پیپل ویلفیئر کے لوگوں کے لیے اور خاص بچوں کے لیے، تاکہ وہ موٹیویٹ ہو سکیں، اور اصل مقصد تو اس ادارے کی مدد کرنا ہے۔ اب جو اس تقریب میں شامل ہوگا یقیناً اس ادارے کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ادارہ فائنینشلی کافی کمزور ہے۔ شبرا نے پوری بات بتاتے کہا۔ ہم بھی پوری کوشش کریں گے شامل ہونے کی، اور جتنا ہو سکا مدد بھی کریں گے، عرش نے مسکراتے کہا۔ تو تمام تیاری مکمل ہو گئی یا کچھ رہتا ہے؟ سیلس نے نرم لہجے میں پوچھا تو بے ساختہ شبرا نے اس کو دیکھا جو پہلی بار پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا۔ جی مکمل ہے، وہ نظر جھکاتے بولی۔ سیلس کے انداز پر حیران تو سبھی ہوئے تھے۔ خیر تو ہے، آج اس کے منہ سے پھول کیسے جھڑ رہے ہیں؟ عرش نے ایبیگل کے کان میں سرگوشی کی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، وہ بھی مسکراہٹ ضبط کرتے بولی۔ یہ تم لوگ کیا خسر پسر کرنے لگے؟ جازب تم کچھ کہہ رہے تھے نا؟ سیلس نے سب کو گھورا۔ ہاں وہ دراصل میں کہنا چاہتا تھا۔ جازب اٹکا۔ اف جازب ٹھیک سے بھی کہو کیا کہنا ہے؟ نور نے اکتاہٹ سے کہا۔ علینا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اب سے نہیں بہت عرصے سے، مگر مجھے خود بھی علم نہیں تھا، پر اب ہے کہ میرے دل میں بس تم ہو۔ جازب نے علینا کو دیکھتے شدت سے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ علینا نے حیرت سے جازب کی جانب دیکھا جو اب کھڑا جواب کا منتظر تھا۔ کیا؟ نور نے جازب کو مکہ مارتے کہا۔ ارے کچھ تو کہو۔ ایبیگل نے علینا کا ہاتھ ہلاتے کہا جو گمسم سی کھڑی تھی۔ میں کیا کہوں؟ وہ الجھی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے علینا کی طرف سے نہ ہے۔ شبرا نے مسکراتے ہوئے علینا کو دیکھتے کہا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ شبرا کی بات پر وہ بے ساختہ بولی تو سب کا جاندار کہکا ابھرا۔ تھینک یو علینا، جازب نے اس کا ہاتھ تھامتے جذب کے عالم میں کہا۔ چلو اب جلدی سے جیب خالی کرو، لڑکی مان گئی، ٹریٹ تو بنتی ہے۔ عرش نے نعرہ لگاتے کہا۔ اوکے، آج رات کا ڈنر میری طرف سے۔ اوہو، آج لگتا ہے کچھ بھی مانگو یہ دے دے گا، ایبیگل نے ہنس سے کہا۔ کچھ ایسا ہی ہے، جازب شوخی سے بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں، میں تم سب کو پک کر لوں گا 9 بجے۔ سیلس نے ٹائم بتایا۔ سوری، پر میرا آنا تو ممکن نہیں ہوگا اتنی رات کو، شبرا نے معذرت کرتے کہا۔ ارے اتنی رات کہاں ہے، 8-9 بجے رات تھوڑی ہوتی ہے۔ ہاں مگر میں کبھی گئی نہیں، اور دادو اجازت بھی نہیں دیں گے اکیلے جانے پر۔ نور کی بات پر شبرا صاف گوئی سے بولی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم سب تمہارے گھر آ جائیں گے۔ کیوں جازب؟ سیلس نے کہا اور جازب کی تائید کی۔ تھینکس، مگر سچ میں دادو اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، جازب نے کہا۔ پورا ہال لوگوں سے بھرا تھا۔ دوپہر 2 بجے کے قریب تقریب کا آغاز کیا گیا تھا۔ سبھی لوگ پرجوش سے تھے، تو دوسری طرف شبرا بیک سائڈ پر گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ کیا ہوا شبرا؟ وہ اپنی انگلیوں کو مسلسل مروڑ رہی تھی جب ہمنا نے اسے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اف، یہ لوگ کیوں ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے انٹرنس کی جانب دیکھا۔ اب تک پروگرام شروع ہو گیا ہوگا، علینا نے عجلت میں کلاس سے نکلتے کہا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ آج کلاس نہیں لیتے، بیچاری شبرا کب سے انتظار کر رہی ہوگی۔ اور یہ سیلس کہاں ہے؟ کلاس بھی نہیں لی اس نے، اور دکھائی بھی نہیں دیا۔ جازب نے ہال کی جانب بڑھتے ایبیگل سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھ سے کہا تھا کلاس لو میں آ جاؤں گا، مگر پھر پتہ نہیں کہاں گیا۔
خیر آ جائے گا، ہم چلتے ہیں، عرش نے کہا تو سب سر ہلاتے ہال میں داخل ہوئے۔ بیسٹ آف لک۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب اپنے پیچھے کسی کی آواز سنی۔ شبرا چونک کر پلٹی۔ آپ؟ سیلس کو اکیلے دیکھ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا کیا؟ وہ مسکرایا۔ نہیں آ سکتے ہیں۔ آج تو وہ حیران کر گیا تھا۔ آئی نو کہ ہم دونوں نے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دشمن ہیں۔ سیلس نے اس کی نگاہوں میں دیکھتے کہا۔ یا اللہ خیر، انہیں کیا ہو گیا؟ اتنے شاذ لہجہ اس نے حیرت سی ہوئی تھی۔ سیلس، تم یہاں ہو اور ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ عرش نے اسے یہاں دیکھا تو تعجب سے بولا۔ ہاں، وہ میں سمیر کے ساتھ تھا، ابھی یہاں آیا۔ شبرا کو دیکھتے وہ بولا۔ آپ لوگوں نے آنے میں اتنا لیٹ کر دیا۔ اس نے سیلس پر سے توجہ ہٹائی جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، آج لیکچر تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ خیر، تمہاری تیاری پوری ہے؟ اناؤنسمنٹ شروع ہوئی تو وہ سب اپنی اپنی کرسیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سیلس نے ایک مسکراہٹ شبرا کی طرف اچھالی اور آگے بڑھ گیا۔ اف، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں وہ میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شبرا کا خیال تھا کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے تو کبھی مجھے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی میرے ذہن پر اس طرح سوار ہوئی ہو۔ آج کیا ضرورت تھی مجھے اس کے پاس جانے کی؟ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ اپنے آپ کو کوستا وہ بری طرح جھنجھلایا۔ مگر نہ جانے کیا کشش ہے اس میں، بنا دیکھے ہی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم وہ دکھتی کیسی ہے۔ محبت سورج سے کب ہوتی ہے سیلس؟ دل سے پکار ہوئی تھی۔ محبت؟ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھتے وہ اٹھ بیٹھا۔ مگر کیسے؟ مجھے محبت کیسے ہو سکتی ہے اور کب ہوئی؟ محبت بتا کر کب ہوتی ہے؟ وہ تو کبھی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس ہونے سے تمہیں انجانا احساس نہیں ہوتا کیا؟ اس کی خوشبو تمہیں محسوس نہیں ہوتی کیا؟ دل نے چاروں جانب سے اسے گھیر لیا تھا اور وہ سر تھام کر بستر پر ڈھہ گیا۔ یہ محبت کے چنگل سے نکلنا ناممکن تھا۔ جب دل کی وادی میں پھول کھلتا ہے تو ہر طرف قوس قزح کے رنگ بھر جاتے ہیں، اپنا آپ آسمان پر اڑتا محسوس ہوتا ہے، سوچ محور رقص ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ایک پل میں زندگی کی کہانی بدل گئی تھی۔ جس نے کبھی محبت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اسے محبت ہو چلی تھی بس لمحوں میں، اور وہ اس عمل کو روک بھی نہیں پائی تھی۔ اور بھلا محبت ہونے سے بھی کوئی روک پایا ہے؟ وہ کمرے کی بالکنی میں ہاتھ میں قلم اور کاغذ تھامے کرسی پر بیٹھی تھی، مگر ذہن تو جیسے اس وقت میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ آج سیلس کی نظروں میں اس نے محسوس کیا تھا، اس کے دل میں بھی ابھرا تھا۔ اسٹیج پر کھڑی وہ اپنی اسپیچ کر رہی تھی جب نظریں سیلس پر پڑی تھیں۔ وہ یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب نگاہوں سے نگاہیں ملی تھیں، وہ دل کی نگری میں کوہرام مچ گیا تھا۔ شبرا نے گھبرا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، مگر وہ محبت کی کلی تو کھل چکی تھی، نظریں پھیرنے سے وہ مرجھا نہیں سکتی تھی۔ نہیں شبرا، یہ غلط ہے، کئی بار کا کہا گیا جملہ اس نے پھر سے دہرایا۔ وہ تمہارے مذہب کا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ اس نے پھر سے خود کو سمجھایا تھا۔ محبت یہ سب نہیں دیکھتی شبرا، دل نے آواز ابھری۔ مگر میں دیکھتی ہوں اور یہ ممکن نہیں ہے، وہ سختی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اگلے ہی پل پھر سے بیٹھ گئی۔ یہ بہت مشکل ہے، یا اللہ، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ کیوں مجھے اسی سے محبت ہوئی جو میرا نصیب نہیں، جو میری قسمت میں نہیں؟ دو آنسو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ اس نے تھک ہار کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا کہ ان سب خیالوں سے پیچھا چھڑوانا آسان نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ وہ سب کارڈر میں کھڑے تھے جب اس نے ان سب کے پاس جاتے سلام کیا۔ شبرا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ علینا نے اس کا ماتھا چھوتے کہا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ آنکھیں دیکھو لال ہو رہی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سیلس کی نظریں جو مسلسل اس اپنے اوپر اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں، وہ ان سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے دل میں اٹھتی کوئی بھی تحریر سیلس پڑھے۔ اچھا بھی میری بات سنو۔ وہ سب باتوں میں لگے تھے جب نور بولی۔ آج میری برتھ ڈے ہے نا، تو کل میں نے گھر میں پارٹی رکھی ہے، پلیز سب ٹائم پر آنا، نور نے چہکتے کہا۔ اور شبرا نے کچھ بولنے کے لیے لب واہی کیے تھے جب نور بول اٹھی۔ میں نے تمہاری وجہ سے پارٹی دوپہر کو رکھی ہے، پلیز شبرا، اب تو تم آؤ گی نا؟ نور نے التجائی انداز میں کہا۔ اوکے اوکے، سب کے کہنے پر اس نے حامی بھری۔ اس بار تم بھی ہوگی تو اور اچھا لگے گا، سیلس نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ شبرا، کیا کر رہی ہو؟ وہ لائبریری میں بک پڑھ رہی تھی جب ایبیگل اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس فری پیریڈ تھا تو سوچا یہاں آ جاؤ، اس نے بک بند کرتے کہا۔ کیا ہوا ایبیگل، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اسے اپنی جانب تکتا پا کر شبرا نے پوچھا۔ شبرا، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ مطلب کہ اگر میں تم سے کچھ کہوں، بولوں یا پھر کچھ بھی پوچھوں تو کیا وہ ہم دونوں کے بیچ رہے گا؟ ایبیگل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ایبیگل، تم میری دوست ہو اور دوستی کا مطلب اعتماد اور بھروسہ ہے، تم جو بھی کہو گی وہ ہمارے بیچ رہے گا، شبرا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ اب کہو کیا بات ہے؟ وہ دراصل کل تم نے جو اسپیچ میں کہا صبر و یقین کے بارے میں، کیا سچ میں صبر کرنا آسان ہے؟ مطلب انسان کو صبر کیسے آتا ہے؟ اور یقین؟ ایبیگل نے الجھتے پوچھا تو اس کی بات پر شبرا مسکرائی۔ بس اتنی سی بات، صبر اور یقین دونوں کا ساتھ آسمان اور بادل کا ہے، مطلب
एबिगेल ने हैरत से पूछा। तुमने पूछा सब्र कैसे आता है, तो उसका जवाब है सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है, जब वो समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की रज़ा से हो रहा है और आगे भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा। फिर अपने आप सुकून मिल जाता है कि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फ़िक्र परेशानी से क्या हासिल, और जो अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है वो कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। और अगर कभी हमें लगता है कि हमसे कुछ छिन गया है तो यकीनन कुछ बेहतरीन उस रब ने हमारे लिए सोच रखा है। और यकीन यकीन ये कि जो होगा वो अच्छा हुआ। मैंने कहा सब्र और यकीन दोनों दोस्त हैं। यकीनन सब्र को यकीन बढ़ाता है और सब्र यकीन को मजबूत करता है। एबिगेल ने नम आंखों से उसे देखा। थैंक्स, तुम्हारी जैसी दोस्त मिलना किस्मत की बात है, वो गुलूगीर लहजे में बोली। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो मुस्कुरा दी। अच्छा, क्या मुझे तुम्हारे घर आने की इजाज़त है? मैं हमारे दादा दादों से मिलना चाहती हूँ। जब इनकी पोती इतनी प्यारी है तो वो तो बेमिसाल होंगे। ये भी कोई पूछने वाली बात है। जब दिल चाहे मेरे घर आओ। दादा और दादो भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश होंगे। तुम नहीं जानती शिप्रा, तुम्हारी बातों ने मुझ पर क्या जादू किया है। एक अजीब सी कुव्वत है जो मुझे तुमसे जोड़ रही है। एबिगेल ने दिल में सोचा था। जी बेटा, आप कौन? एबिगेल अभी लाउंज में आई थी। जब उसे देखते सलीमा बेगम ने पूछा। जी मैं शिप्रा की यूनिवर्सिटी की दोस्त हूँ एबिगेल, उसने अपना तारुफ करवाया। हाँ आओ बच्चों, यहाँ आओ। शिप्रा ने बताया था कि उसकी दोस्त आएगी। सलीमा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते कहा, क्या पियोगी? नहीं नहीं कुछ नहीं। सलीमा बेगम के पूछने पर एबिगेल ने इनकार किया। अरे कैसे नहीं, पहली बार आई हो, मैं ठंडा मंगवाती हूँ और शिप्रा को भी बुलाती हूँ, आप बैठो। वो कहते किचन की जानिब बढ़ गई। एबिगेल ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कितना सुकून है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, शिप्रा ने नीचे आते कहा। तुम तैयार हो तो चलें फिर? अरे बेटा कुछ पी तो लेती, सलीमा बेगम ने आते कहा। नहीं दादो, फिर कभी, एबिगेल ने उठते हुए कहा। शिप्रा कब तक वापस आओगी बेटा? दादो मैं 3-4 बजे तक आ जाऊंगी। बेटा ध्यान रखना अपना। जी दादो, आप परेशान ना हो। वो उनके गले लगी तो वो उस पर कुरानी आयात पढ़कर फूंकने लगी, साथ एबिगेल पर भी। तो उसने हैरत से इन्हें देखा। आओ चले। शिप्रा के कहने पर वो उसके साथ बाहर निकल गई। शिप्रा तुम्हारी दादो बहुत नाइस है। थैंक्स। वो दोनों चलते हुए गाड़ी के पास आई थी। जब शिप्रा की नज़र ड्राइविंग सीट पर पड़ी वो वहीं ठहर गई। क्या हुआ? शिप्रा को थमते देख एबिगेल बोली। नहीं कुछ नहीं, वो कहते गाड़ी में बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। सैलिस को देखते शिप्रा ने पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम। हल्की मुस्कुराहट के साथ सैलिस ने जवाब दिया था। पूरा रास्ता सैलिस की नज़रों ने शिप्रा का हिसार किया था और शिप्रा के दिल की धड़कनों को मुंतशिर। अगर शिप्रा के चेहरे पर हिजाब ना होता तो आसानी उसके चेहरे पर फूटते मोहब्बत के रंग सैलिस को देख लेता। ओ आगे तुम लोग। वो तीनों नूर के घर में दाखिल हुए थे जब अर्श उन तक आया। नहीं आएंगे। सैलिस ने उसकी कमर पर मुक्का मारा तो वो बिलबिला उठा। ओ हाय गाइस। नूर भी वहीं चली आई तो इनके जानिब आते कहा, आओ हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो इन सब को लिए एक जानिब आई थी जहाँ 5-6 लड़के लड़कियाँ बातों में मसरूफ़ थे। पूरे हॉल में तेज़ म्यूज़िक बज रहा था। सब लोग अपनी अपनी बातों में मगन थे। खिड़कियों पर भारी पर्दे होने के बाइस ये महसूस हो रहा था जैसे दोपहर नहीं शाम हो। उसे ये सब अजीब सा महसूस हो रहा था। वैसे भी वो पहली बार ही किसी ऐसी पार्टी में आई थी। उसे अजीब घबराहट हो रही थी। लड़कियां नीम बरहना मलबूसात में थीं और तकरीबन सभी अजीब नज़रों से उसे घूर रहे थे। डोंट वरी, तुम इन सब में अलग दिख रही हो, इसलिए ये सब इस तरह देख रहे हैं। सैलिस जो कब से खड़ा उसकी बेचैनी को देख रहा था शिप्रा के नज़दीक आते बोला, शायद मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। वो सब पर एक निगाह डालकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जगह का मयार हम बनाते हैं, तुम रिलैक्स रहो। हेलो सैलिस, कशमाला उस तक आती बड़ी गर्मजोशी से बोली थी। हाय। कशमाला जो गले लगने के लिए आगे बढ़ी थी कि सैलिस यकदम 2 कदम पीछे हुआ। ये पहली बार था या शायद वो शिप्रा के सामने ये नहीं करना चाहता था। उफ सैलिस कहाँ हो आजकल? न क्लब आते हो न कहीं बाहर मिलते हो। कशमाला ने उसके का पीछे होना महसूस किया था मगर फिर भी नज़रअंदाज करते बोली, और ये कौन? शिप्रा पर नज़र पड़ते कशमाला ने हैरत से कहा, शिप्रा है ये, हमारी फ्रेंड। सैलिस ने हमारी पर खासा जोर दिया था, जिस पर कशमाला के साथ शिप्रा ने भी उसे देखा था। ओह रियली? ये तुम्हारी दोस्त? तुम्हारा ज़ौक़ अभी इतना भी ख़राब नहीं, कशमाला ने तंज किया। एक्सक्यूज़ मी। शिप्रा ने वहाँ खड़े रहना मुनासिब नहीं समझा। वो कशमाला की तंजिया बातें समझ गई थी, इसलिए वहाँ से हट गई। तुम कहाँ? सैलिस भी उसके पीछे लपका था जब कशमाला ने हाथ थाम कर रोका। हाय क्यूटी। वो सिंगल सोफे पर बैठी थी जब 2 लड़के हाथ में जूस का ग्लास थामे उसकी जानिब आए। अरे यार ये क्या, आपने अपने चेहरे को क्यों छुपा रखा है? ज़रा दीदार तो करवाएं, एक ने बड़ी खबासत से कहा। शट अप। शिप्रा ने दुरुस्तगी से जवाब दिया। तो अब इसमें क्या मसला है? अच्छा चलो पहले ये पी लो हमारे साथ। दूसरे ने जूस का ग्लास उसके सामने बढ़ाया। दूर रहो मुझसे, ये क्या बदतमीज़ी है, उसने कहते अपने आसपास देखा। नूर, अलीना, जासिब कोई भी आसपास नहीं था।
अरे क्यों, प्लीज़ अपना चेहरा तो दिखाओ, यकीनन बहुत खूबसूरत होगी, तभी तो छुपाया हुआ है खुद को। चलो मैं ही हटा देता हूँ, फैज़ान ने शिब्रा के चेहरे की जानिब हाथ बढ़ाते कहा। क्या फजूल हरकत है, शिब्रा का लहजा भीगा था। अरे यार रो नहीं, बस चेहरा ही तो देखना है। अभी उसने शिब्रा की तरफ हाथ बढ़ाया ही था जब सैलिस ने उसका हाथ पकड़ा। जब वो मना कर रही है तो मना कर रही है, समझ नहीं आता, सैलिस ने सख्त लहजे में कहते इब्रार का हाथ मोड़ा था। तकलीफ के बाइस उसके हाथ से ग्लास छूटा, जबकि फैजान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। शिब्रा बुरी तरह डरी थी। क्या हुआ? सैलिस के मारने पर सब इन लोगों की जानिब मुतवज्जो हुए थे। हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस बात कर रहे थे, फैजान ने हकलाते कहा। शट अप, सैलिस धाड़ा। तुम्हारी बात मैं बखूबी सुन चुका हूँ और जो कर रहे थे वो भी देख लिया, समझे? ये कहते सैलिस ने फिर से इन दोनों को मारना शुरू किया। सॉरी नूर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हारी पार्टी ख़राब कर दी, शिब्रा ने रोते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, वो दोनों ही हैं ऐसे। प्लीज़ रोना तो बंद करो, नूर ने उसको गले लगाया। मुझे मुझे घर जाना है, शिब्रा ने रोते हुए कहा। आओ मेरे साथ, सैलिस ने बाहर आते स्पाट लहजे में कहा। चलो बैठो गाड़ी में, फ्रंट डोर खोलते सैलिस ने कहा। जाओ। एबिगल के कहने पर वो अपनी चादर संभालती गाड़ी में बैठ गई। शिब्रा ने डरते डरते उसकी तरफ देखा था, जो गुस्से में भरा बैठा था। वो जो पहले ही बुरी तरह घबरा रही थी, उसकी शक्ल देख मजीद डरकर दरवाजे के करीब हो गई। खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, आराम से बैठो। और ये जुबान क्या दूसरों के लिए घर रखाती हो? मुझसे लड़ने को तो तैयार रहती हो, बड़ी बड़ी तकरीरें करवा लो, मशवरे दिलवा लो, मगर जब ज़रूरत होती है उस पर ताला लग जाता है। अगर वो कुछ कह रहे थे तो हलक से आवाज़ नहीं निकाल सकती थी। सब थे सख्त लहजे में कहते। सैलिस ने उसकी जानिब देखा, जो रोने के शुगल में मसरूफ़ थी। अगर मैं ना देखता तो उन्होंने हिजाब हटा देना था, फिर क्या करती? ऐसा नहीं होता, आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब भी नहीं होता, शिब्रा ने सिसकियों के दरमियान कहा। कैसे कैसे नहीं होता? मेरे साथ मेरा अल्लाह है, वो कभी भी अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं छोड़ता, जब ही तो आपको मसीहा बना दिया। शिब्रा की बात पर उसने गहरा सांस भरा। अच्छा अब रोना तो बंद करो, घर जाओगी तो सब परेशान हो जाएंगे। टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। थैंक्स, शिब्रा ने आंसू साफ करते कहा। चलो जी, ख्याल तो आया किसी को शुक्रिया का, सैलिस ने सामने देखते कहा तो वो सरनफी में हिला गई। लो आ गया तुम्हारा घर। गाड़ी रुकते सैलिस ने कहा तो वो दरवाज़ा खोलने लगी। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। इट्स ओके, सैलिस के जवाब पर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं। हाँ माना कि मेरी मदद की, मगर इसका मतलब ये तो नहीं मैं बस इन्हीं के बारे में सोचती जाऊँ। वो जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी। आज हुए वाक़ये ने जहाँ उसे खौफ में मुब्तला किया था, तो सैलिस का रवैया बुरी तरह जहन में गर्दिश कर रहा था, जैसे वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रही थी। कमरे में टहलते टहलते पाँव थक गए थे, मगर जहन था सोचों के भंवर से बाहर ही नहीं आ रहा था। हेलो शिब्रा, वो ज़हर की नमाज से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी जब एबिगल ने दरवाजे में खड़े पुकारा। अरे आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? ये तुम क्या पढ़ रही थी? एबिगल ने अंदर आते कहा। मैं कुरान की तिलावत कर रही थी। शिब्रा ने कुरान पाक को चूमते उसे जज़दान में लपेटा। तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी, मीठी सी, कान में ऐसा महसूस हो रहा था कोई रस घोल रहा हो। ये सब कुरान की बरकत है, पढ़ने और सुनने वाले दोनों को सुकून महसूस होता है। सच मेरा दिल चाहा मैं सुनती जाऊँ, एबिगल ने खोए लहजे में कहा। शिब्रा एक बात बताओ। पूछो, उसने बेड पर उसके बराबर में बैठते कहा। तुम हिजाब करती हो, तुम्हें कभी उसकी वजह से परेशानी नहीं हुई? जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करते हैं तो वो आपके साथ होता है, फिर कोई भी मुश्किल नहीं लगती। जब मैंने हिजाब करना शुरू किया था तो सब बहुत कुछ कहते कि ना करो, बाद में परेशानी होगी, मगर अल्लाह ने मुझे हर परेशानी से दूर रखा। वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा तुम बताओ, 2 दिन से यूनी क्यों नहीं आ रही? एबिगल ने जूस पीते पूछा। नूर के घर जो हुआ मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी एबिगल, मेरी वजह से उसकी पार्टी ख़राब हुई। वो उसने शर्मिंदगी से कहा। ओह कम ऑन शिब्रा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि नूर अपसेट है कि पहली बार तुम उसके घर आई और ये सब हुआ। तुम जानती हो सैलिस ने दोबारा इन दोनों को मारा था? क्या? एबिगल के बताने पर शिब्रा ने हैरत से कहा। जी, और ख़ुद भी खाई थी। एबिगल ने हंस से कहा। हाथ तोड़वा लिया है, प्लास्टर लगा हुआ है। ओह मेरी वजह से, शिब्रा ने बुड़बड़ाते कहा। खैर चलो अब मैं चलती हूँ, और तुम कल शराफत से यूनी आ जाना। अरे मगर कुछ तो लो, देखो कुछ भी नहीं लिया और जूस भी नहीं पिया तुमने? नहीं, बस लेट हो रही हूँ, तुम आई नहीं तो मैं तुम्हें देखने चली आई, एबिगल ने उठते हुए कहा। ओह सब मेरी गलती है, मुझे जाना ही नहीं था, और फिर से क्यों मारा और ख़ुद को भी नुकसान पहुँचा लिया। शिब्रा अजीब कश्मकश में थी। शिब्रा सॉरी यार, कुछ भी हुआ हो इसके लिए वो अभी इन सब के पास आई थी, क्लास तो कोई उसने ली नहीं थी बेचैनी में, मगर वो सब अपनी अपनी क्लासरूम में थे तो वो लाइब्रेरी में बैठ गई। जब खिड़की से इन सबको गार्डन में आते देखा तो जल्दी से नीचे आई। नहीं नूर, तुम सॉरी ना कहो, जो होना था हो गया, मैं घर भी आना चाहती थी तुम्हारे, मगर हिम्मत नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, शिब्रा ने उसे गले लगाया। उसने सब तरफ नज़र दौड़ाई, मगर सैलिस कहीं भी मौजूद नहीं था। क्या वो नहीं आए? शिब्रा को बेचैनी हुई थी। क्या हुआ शिब्रा, क्या सोच रही हो? उसे
एक टिक देखते अलीना बोली, नहीं कुछ नहीं, वो एबिगेल ने बताया था सैलिस के बारे में। क्या वो आज नहीं आए? मेरी वजह से इन्हें चोट लगी, शिब्रा ने झिझकते हुए कहा। इन सबसे पहली बार उसने सैलिस का जिक्र किया था। अरे आया है, वो रानिया के साथ था, क्लास में शायद वहीं होगा, जाजिब ने बताया। और मैं देखती हूँ और माजरत भी कर लूँगी। वो उठ खड़ी हुई। शिब्रा परेशान मत हो, सैलिस है ही ऐसा, उसके दोस्तों के साथ कुछ हो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अर्श ने मुस्कुराते कहा तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। सैलिस वो कैंटीन की तरफ जा रहा था जब शिब्रा की पुकार पर पलटा। 3 दिन बाद उसे अपने सामने पाया था। दिल में सुकून सा उतरता महसूस हुआ था। मुझे आपसे बात करनी है, रानिया को देखते उसने धीमी आवाज़ में कहा। सैलिस को देखकर बहुत बुरा महसूस हुआ था उसे। माथे पर बैंडेज और हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। शिब्रा को खुद पर गुस्सा आया था, जबकि सैलिस ने हैरत से शिब्रा की जानिब देखा। मेहरबानी, सैलिस मुस्कुराते हुए बुड़बड़ाया। सॉरी रानिया, बाद में मिलता हूँ तुमसे, उसे कहकर वो शिब्रा की तरफ आया। कहो। यहाँ शिब्रा ने अपने अतराफ में देखा जहाँ काफ़ी स्टूडेंट थे। सैलिस ने मुस्कुरा कर देखा। आज यकीनन दोपहर में चांद निकला था जो शिब्रा ये सब कह रही थी। आओ, वो कहता कैंटीन की तरफ बढ़ गया तो वो भी झिझकती उसके पीछे हो ली। अब कहो, सैलिस ने ऑर्डर देते कुर्सी के पूछ से टेक लगाते पाँव रखते रिलैक्स अंदाज में कहा। आज तो वो अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। इतने दिनों बाद तो उसे देखा था, वरना वो किस कदर बेचैन था। और अब शिब्रा को सामने देखना और साथ ही उससे बात करना, वो भी खुद शिब्रा की पहल करने पर, वो दिल ही दिल में खुशी से फूले नहीं समा रहा था। और कैसे ना समाता, आज का दिन तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन था। मगर वो नहीं चाहता था शिब्रा को कुछ भी महसूस हो और वो जो बात करने आई है वो किए बिना ही चले जाए। मगर यहाँ शिब्रा जाने नहीं आई थी। उसे खुद भी इल्म नहीं था कि वो कैसे सैलिस के साथ बैठ गई है। वो जो अपनी आंखें टेबल पर गाड़े बैठी थी, एक नज़र उठाकर सैलिस को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो एबिगेल ने बताया आपने दोबारा उन लोगों को मारा और फिर खुद भी जख्मी हो गए। शिब्रा ने उसके हाथ को देखते कहा, ये तो मामूली सी चोट है, चंद दिन में ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। वो मुस्कुराया। मगर मेरे लिए इतना क्यों परेशान हो? सैलिस ने खोजती नज़रों से उसकी आंखों में देखा। जी। वो उसकी बात सुन गड़बड़ाई थी मगर जल्द ही संभली। इंसानियत की वजह से आपने पहले भी मेरी मदद की और मेरी ही वजह से जख्म भी खाए। जख्म तो दिल पर लगे हैं, इनकी किसको परवाह? वो मुँह ही मुँह में बोला। जी, आपने कुछ कहा? शिब्रा ने नासमझी से कहा। नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। खैर तुम ये सब बातें रहने दो, और रही मेरी बात तो तुम मेरी हो, सैलिस ने धीरे से कहा। तुम हमारी ग्रुप मेंबर हो और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई कुछ भी कहे। सैलिस ने उसे देखते हुए कहा। अच्छा, अगर मुझे इजाज़त हो तो क्या मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ? सैलिस ने बर्गर उसके सामने रखते कहा। जी पूछे, उसने उलझती नज़रों से देखते कहा। पहले तो ये लो। सैलिस ने बर्गर की जानिब इशारा किया और ख़ुद भी खाने लगा। उसने सर हिलाते कहा। मुझे ये बताओ कि तुम 3 दिन से नहीं आ रही थी और आज आते ही मुझे ढूंढती यहाँ चली आई। सैलिस ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात पर शिब्रा ने घबरा कर उसे देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे एबिगेल ने बताया था कि आपको चोट लगी है और ये मेरी वजह से लगी है, इसलिए पूछने चली आई। शिब्रा ने एक ही सांस में सब कहा तो वो होले से मुस्कुरा दिया उसके यूं तफसील से बताने पर। अब मैं चलती हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है, और हाँ सॉरी और थैंक्स। वो खड़े होते बोली। वो क्यों? शिब्रा के कहने पर सैलिस ने पूछा। सॉरी इसलिए कि मेरी वजह से आपको चोट लगी, और थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। वो कहते वहाँ से चली गई और सैलिस कितनी ही देर उसकी खाली कुर्सी को देखता रहा। ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही ठीक है। शिब्रा के दिल में भी क्या मेरे लिए एहसासात हैं? सैलिस ने कुर्सी की पुर से टेक लगाते सोचते हुए खुद कलामी की। मोहब्बत में क्या चीज़ होती है, लम्हों में अपना काम करती है, कुछ भी नहीं देखती, ना अपना ना अनजान, ना उसे अमीर गरीब से मतलब होता है, ना इससे कोई वो हमारे मजहब का है कि नहीं, बस हो जाती है। बस जब दिल में फूल खिलने होते हैं तो वो बिना सोचे समझे बंजर ज़मीन पर भी खिल जाते हैं। जहाँ दोनों के दिलों में मोहब्बत ने दस्तक दी थी, वहीं जैसे हर जानिब अब बहारें ही महसूस होती। सैलिस की आंखें और अंदाज ये पैगाम कब का शिब्रा को दे चुके थे, मगर वो जानते हुए भी मानने को तैयार न थी। वो जानती थी सफ़र की मंजिल नहीं है, ये नामुमकिन है, उनका मिलना नहीं लिखा, इसलिए अपने दिल को ये बार बार बावर करवाती। मगर मोहब्बत कब कुछ देखती है, जब तक मुमकिन हो वो ये बात सैलिस के सामने भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसे भी मोहब्बत हो गई है। वक्त यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, मौसम यूं ही रुत बदलते रहे। सैलिस अब शिब्रा से बात करना चाहता था। वो अपने और उसके बीच जो खामोशी की दीवार थी वो गिराना चाहता था। ये तो वो भी जान चुका था कि शिब्रा के दिल में उसके लिए जज्बात हैं, मगर वो कहती नहीं। उसकी निगाहें सैलिस को ढूंढती हैं। जब वो दिख जाता है तो अजीब सी रोशनी दर आती है। ये सब देख उसे हिम्मत हुई थी। सैलिस ने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, अब सब सामने आ जाना चाहिए, उसे बात कर लेनी चाहिए। शिब्रा ने अपने दिल के जज्बात अब वो अपने दिल में कैद नहीं करना चाहता था, इसलिए अब मज़ीद देर नहीं कर सकता था। आज मैं हर हाल में शिब्रा से बात करूंगा। वो कब से कैंटीन में बैठा अपने आप को समझा रहा था, बेहतरीन अल्फाज का चुनाव कर रहा था। लफ्ज़ों ने जब दिल का साथ देने की ठानी तो वो उठ खड़ा हुआ। वो उसी को ही ढूंढता हुआ आ रहा था जब उसकी नज़र गार्डन में सबके साथ बैठी शिब्रा पर पड़ी।
हमेशा की तरह आज भी वो अपनी सादगी में बेनतहा खूबसूरत लग रही थी। हल्के ग्रीन रंग के स्कार्फ में ग्रीन ही चादर अबाए पर डाले वो सबके बीच बैठी सबसे मुनफरिद लग रही थी। सैलिस के दिल ने एक बीट मिस की और अपनी ही इस हरकत पर वो मुस्कुरा दिया था। आज तक मैंने उसे देखा भी नहीं है, फिर भी कैसे मुझे ये पसंद आ गई। दूर खड़े सैलिस ने दिल ही दिल में सोचा, मोहब्बत करने के लिए दीदार का होना ज़रूरी नहीं होता। सैलिस, जो अब हर बार की तरह जवाब हाजिर था, वो अपने दिल के जवाब पर धीरे से हंस दिया। मगर क्या शिब्रा मान जाएगी? वो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लेगी? वो मुतवज़्ज़िफ़ सा शिकार था। कई दिन यही सोचते तो गुजार दिए थे उसने कि शिब्रा को क्या कहेगा, उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। आज बहुत हिम्मत करके वो यूं ही आया था कि जो भी हो वो शिब्रा को अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। ये मालूम नहीं 10-12 दिन से एबिगेल यूनी क्यों नहीं आ रही थी। जाजिब ने कोल्ड ड्रिंक पीते कहा, अरे मेरी बात हुई थी, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन तक नहीं आऊँगी। नूर ने जवाब दिया, हाँ घर भी नहीं आई है, वरना तो हर दूसरे दिन आती थी। दादो भी पूछ रही थी उसका, मैंने फ़ोन भी किया था मगर बात नहीं हो सकी। शिब्रा ने भी फिक्रमंदी से कहा, हाँ किसी से बात नहीं हुई उसकी, ऐसी ही है वो मूडी सी, अक्सर बिन बताई गायब हो जाती है, पागल लड़की। अर्श हंसते हुए कहा, वैसे इतने दिन नहीं होती, खैर आज मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ उससे मिलने। नूर ने ख्याल जाहिर किया, हाँ ये ठीक रहेगा, और फिर मेरी भी बात करवाना उससे। ठीक है, शिब्रा के कहने पर नूर ने सर हिलाते कहा, अच्छा शिब्रा तुम एक बात तो बताओ, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या करोगी? फ्यूचर में कुछ सोचा है कि नहीं? वो नोटबुक पर कुछ लिख रही थी जब अर्श ने उससे पूछा। मैं, शिब्रा ने गहरा सांस लेते उसे देखा, मुझे राइटर बनना है, वो मुस्कुराते बोली। क्या राइटर? जाजिब ने हैरत से पूछा। क्यों, क्या हुआ, इतने हैरान क्यों हो गए? शिब्रा ने ताज्जुब से कहा, मतलब कि मुझे नहीं लगा था तुम लिखने लिखाने में दिलचस्पी रखती हो। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मैं दिल के जज्बात लिखूँ, वो लिखूँ जिससे लोगों को उम्मीद मिले, वो रोशनी की तरफ आएँ, मेरी बातें उनमें हिम्मत पैदा करें। शिब्रा ने जज्ब के आलम में कहा, अरे वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत कमाल की है, यकीनन तुम ये कर सकती हो। मगर एक बात बताओ, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? अलीना ने पूछा। मेरे चाचू की वजह से, वो मुसन्निफ थे, अपने जज्बात कलम बंद करते थे। शिब्रा ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या हो रहा है? शिब्रा अभी आगे कह रही थी जब सैलिस इन सब के पास आया। ज़बरदस्त बातें चल रही हैं, जाजिब बोला। तुम्हारा काम तो वैसे भी बातें बिगाड़ना ही है। सैलिस ने जाजिब के कंधे पर हाथ मारे कहा, हट यहाँ से और एबिगेल के बारे में बता, तबीयत कैसी है अब उसकी? गिल, हाँ कब यूं नहीं आएगी, मालूम नहीं, मेरी भी मुलाकात नहीं हुई उससे, सैलिस ने कहा। क्या एक ही घर में होते हुए भी? शिब्रा ने हैरत और ताज्जुब से पूछा। हाँ दरअसल आजकल वो अपने कमरे में ही होती है, और वैसे भी बहुत कम ही हम लोग मिलते हैं, सैलिस ने कुछ शर्मिंदा सा होकर कहा। चलो कोई नहीं, हम आज आ रहे हैं ना, मिल लेंगे मोहतरमा से, नूर ने कहा तो वो सर हिलाने लगा। अरे शिब्रा तुम बताओ ना, क्या बता रही थी? सैलिस ने शिब्रा से कुछ कहने के लिए लब वाह किए ही थे जब अलीना बोल पड़ी तो वो खामोश हो गया। शिब्रा ने महसूस तो किया कि सैलिस कुछ कहना चाहता है मगर कुछ बोली नहीं। क्या बता रही थी ये? सैलिस ने उसे देखते मुस्कुराते कहा, शिब्रा के चाचू मुसन्निफ थे और ये भी मुसन्निफा बनना चाहती हैं। जाजिब बोला। क्या क्या लिखते थे और कहाँ कहाँ? अलीना ने तजस्सुस से पूछा। सैलिस ने भी हैरत से शिब्रा को देखा। अखबारात में कॉलम्स कई इदारों से भी मुंसलिक थे और कुछ किताबें भी लिखी थी। शिब्रा ने कहा। अच्छा वाह भाई वाह, जाजिब ने फखरिया कहा। तुम्हारे चचा का नाम क्या है वैसे? सैलिस ने बेचैनी से पूछा। मोहम्मद असद, शिब्रा ने जवाब दिया। मोहम्मद असद? सैलिस ने मुँह ही मुँह में नाम दोहराया था। जब सी भगड़ मच गई थी उसके अंदर। पूरा नाम? सैलिस ने बेचैनी से पूछा। मतलब तुम्हारे दादा का क्या नाम है? अब्दुल वहाब, शिब्रा ने नासमझी से कहा। सैलिस के दिलो दिमाग में झमाके हुए थे, निगाहों के सामने बेशुमार मनाजिर आ गए थे। अचानक उसे शिब्रा की जगह कोई दुश्मन बैठा दिखाई दिया था। वो एकदम वहाँ से उठा था, लंबे लंबे डब भरता बाहर की जानिब बढ़ा। अरे इन्हें क्या हुआ अचानक? शिब्रा ने उसे जाते देखा तो बोली। अर्श ने भी आवाज़ दी थी मगर वो अनसुना करते चला गया। अरे कुछ काम होगा इसलिए चला गया। ये और एबिगेल कब क्या करें कुछ समझ नहीं आता, जाजिब ने कहा। मगर शिब्रा को बेचैनी ने आ घेरा था। जिस तरह सैलिस के चेहरे का रंग बदला था वो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। ऐसा क्या हुआ होगा सैलिस को? शिब्रा ने परेशानी से सोचा। वो बुरी तरह कमरे के चक्कर काट रहा था, मुसलसल किसी का नंबर मिलाने की कोशिश में था मगर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उफ क्या मुसीबत है, उसने बुड़बड़ाते हुए फिर से फ़ोन मिलाया। हेलो। इस बार कॉल मिलने पर वो बोला, हाँ एक काम है, एक एड्रेस दिया है मैंने और डिटेल भी है, मालूम करो कि ये वही है। और आज ही वो बेसब्री से कहते कुछ और हदायत देने के बाद फ़ोन बंद कर गया। उफ अगर ये सब सच हुआ तो कहीं? शिब्रा, नहीं ये सच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बेड पर बैठते उसने सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ते कहा, अगर ये सच हुआ तो मेरा गुस्से से अब बच नहीं सकेगा कोई भी, अपनी हर तकलीफ़ का बदला लूँगा। वो मुट्ठी भींचते हुए बोला, बस जल्दी से मालूम हो जाए क्या मेरा शक दुरुस्त है। वो बेचैनी से इंतज़ार करने लगा था। दिल में उठते लावे को वो कम नहीं होने देना चाहता था, वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता था। वो जब से यूनी से लौटी थी सैलिस के रवैये से बुरी तरह परेशान थी। पल में बदले उसके रवैये ने शिब्रा को परेशान कर दिया था। समझ नहीं आई थी कि वो क्यों उसके चाचू और दादा का नाम सुनकर इस तरह चला गया था।
कुछ तो हुआ था मगर क्या, वो कब से यही सोच रही थी मगर कोई सिरा हाथ ही नहीं लग रहा था। थक कर बेड पर बैठी जब दरवाज़ा बजा। एबिगल तुम आओ ना, आज इतने दिन बाद, और ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शिबरा उस तक आई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, बल्कि अभी तो ठीक हुई हूँ। एबिगल का लहजा बहुत धीमा था। क्या हुआ है एबिगल, कुछ बात हुई है क्या? शिबरा ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद उसके साथ बैठी। वो अपनी परेशानी में भूलकर अब एबिगल को लेकर फिक्रमंद थी। शिबरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे यकीन है तुम मेरा साथ दोगी। एबिगल ने उसे देखते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, तुम कहो। शिबरा तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो, तुम ना होती तो शायद मैं कभी असल को ना पहचान पाती और यूं ही दर बदर भटकती रहती। मैंने बेशुमार दोस्त बनाए मगर तुम्हारा नाम पहले पर है। इन तमाम दोस्त का मेरी ज़िंदगी में होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर तुम्हें निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी से रोशनी निकल जाएगी। तुम्हारी मुखलिसी मोहब्बत ने मुझे नहीं ज़िंदगी से रोशनास करवाया है। एबिगल अपने ही लय में ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। शिबरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एबिगल क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, शिबरा ने उसका चेहरा अपनी जानिब करते कहा जो आंसुओं से भीगा था। एबिगल ने गहरा सांस भरा और जो कुछ वो सोचकर यहाँ आई थी वो कह गई। एबिगल की बात सुनकर कितने ही पल शिबरा हिल भी नहीं पाई थी। शिबरा मैंने कई दिन लगाए हैं सोचने में और तुम यकीन करो ये फैसला करके मैं बहुत मुतमईन हूँ। माशाल्लाह एबिगल, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं अभी दादो को बताती हूँ। शिबरा ने खुशी से चूर लहजे में कहा। तुम बैठो, मैं अभी आई। वो कहते सलीमा बेगम के पास दौड़ी थी जबकि एबिगल ने पुरस्कून सा सांस लिया था। हेलो जी सर, आपने जो मालूम करने को कहा था वो हो गया है। वो जो मोबाइल को हाथ में थामे बैठा था फ़ोन की पहली बेल पर उठाया। क्या क्या पता चला? सैलिस ने बेसब्री से कहा। जी आपने ठीक कहा था सर, ये उनका ही घर है। तुमने अच्छे से पता किया? सैलिस ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। जी सर, अच्छी तरह छानबीन की है, ये उन्हीं का घर है। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ आए हैं, पहले कराची में थे, वहाँ का भी सब पता कर लिया है, आपको तमाम डिटेल मैसेज कर दी हैं। ठीक है, इतना ही कहकर उसने मोबाइल ऑफ किया था। क्या समझे थे क्या मैं तुम सब तक पहुँच नहीं पाऊँगा? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद की, इतनी आसानी से सब भूल जाऊँगा? 24 साल में किस कर्म में गुजरा हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेरी माँ इंतज़ार करते करते मर गई और मुझे तो दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मिस्टर अब्दुल वहाब, ना तुम बच सकते हो और ना ही तुम्हारा बेटा असद मेरे गुस्से की आग में जलने से बच सकता है। बड़ा मजहबी घराना है ना तुम्हारा। वो तैश में आता कमरे की तमाम चीज़ों को तोड़ चुका था मगर गुस्सा था कि थम ही नहीं रहा था। क्या था अगर मेरी माँ को अपना लेते, वो सबकी बातों तानों से तो बच जाती। अगर नहीं साथ निभा सकते थे तो क्यों की थी शादी, क्यों? वो ज़मीन पर बैठा बुरी तरह चीख रहा था। माजी सामने खड़ा उसे बेबसी से देख रहा था। मोहम्मद असद अब्दुल वहाब, जिन्हें कॉलेज में अपनी क्लास फेलो रोज़ से मोहब्बत हो गई थी, ना जाने कैसे वो रोज़ के नज़दीक आ गए थे, जबकि रोज़ एक क्रिश्चियन थी। मगर असद ने ये जानते हुए भी अपने कदम पीछे न हटाए थे। उनकी फैमिली इस बात के लिए कतई राज़ी ना थी, वो जानती थी, मगर फिर भी वो रोज़ से दूरी भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यहाँ रोज़ भी उनकी शराफत और मोहब्बत में अपना दिल हार गई थी। मगर असद आपके घरवाले कभी नहीं मानेंगे। वो दोनों एक एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जब रोज़ ने परेशानी से कहा। जानता हूँ, मगर तुम परेशान मत हो, मैं आज घर में बात करूँगा, असद ने तसल्ली दी। मैंने अपने मॉम डैड से बात की है असद, रोज़ ने कॉफ़ी का सिप लेते कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? असद ने पूछा। यही कि तुम मिलो उनसे, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है रोज़, मैं आज ही अपने घर पर बात करता हूँ और जल्द ही मिलने आता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। जितनी आसानी से असद ने कहा था उतना आसान ये था नहीं। घर में जब सलीमा और अब्दुल वहाब से ये उन्होंने बात की तो वो शदीद इश्तियाल में आ गए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारे घर की बहू कोई गैर मजहब की होगी? अब्दुल वहाब धाड़े थे। बाबा मैं कुछ नहीं जानता, मोहब्बत करता हूँ मैं रोज़ से, असद ने भी बिना लिहाज किए कहा। बेशरम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बाबा प्लीज़ मेरी बात को समझें, वो बहुत अच्छी है, बिलाशुबा होगी, मगर वो गैर मुस्लिम है। इससे आगे मैं कोई बात नहीं जानता, मगर मैं भी अगर शादी करूंगा तो सिर्फ रोज़ से और किसी से नहीं। असद ये क्या बदतमीज़ी से बाबा से किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? रमज़ान बीच में आते बोले। रहने दो रमज़ान, गैर मजहबी लड़की की मोहब्बत ने इसकी अक्ल को अंधा कर दिया है। अगर ये हमारी बात नहीं मानता तो कह दो इससे हमारे घर के दरवाजे भी बंद हैं, इसके लिए निकल जाइए हमारे घर से, अब्दुल वहाब ने धीमी मगर स्पाट लहजे में कहा था। क्या कह रहे हैं हाजी साहब? बच्चा है, गर्म खून से जोश में कह रहा है। नहीं अम्मा, मैंने जो भी कहा है अपने होशो हवास में कहा है। और बाबा, अगर आपको लगता है कि आपकी इन सब बातों की वजह से मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने रोज़ को ज़ुबान दी है, वादा किया है कि उसी से ही शादी करूंगा, इसलिए ना अपनी ज़ुबान से मुकरूंगा और ना ही अपने वादे से, असद ने भी अटल लहजे में कहा। यह है मोहब्बत का असर जो बाप के सामने ज़ुबान चलाना सिखा रही है। ज़ुबान से नहीं फिर सकते, वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते, मगर बाबा की नाफरमानी कर सकते हो। असद, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर यहाँ रहना है तो ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि वो लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। सॉरी बाबा, ये नामुमकिन है, असद ने ज़िद्दी लहजे में कहा। तो तुम जा सकते हो यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल भी ना दिखाना, अब्दुल वहाब साहब ने गुस्से से कहा। ठीक है बाबा, अगर यही आपका फैसला है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, फिर कभी वापस नहीं आऊँगा।
उस रोज़ के बाद से असद ने घर को खैर बात कह दिया था और रोज़ से कोर्ट मैरिज कर ली थी। उस शादी से खुश तो रोज़ के घर वाले भी नहीं थे और शामिल भी नहीं हुए थे, मगर रोज़ की बहन जैनी ने इनका भरपूर साथ दिया था और यूं असद ने घर वालों की मुखालफत मोल लेकर भी रोज़ से शादी कर ली थी। शादी के कुछ माह बाद ही मुसलसल असद ने अब्दुल वहाब को मनाने की कोशिशें शुरू की थी, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। मगर असद ने भी हिम्मत नहीं हारी थी कि रोज़ चाहती थी कि असद अपने वालिदैन के होते हुए उनसे दूर ना रहे। मगर जब असद के घर बेटे की पैदाइश हुई तो वो खुशी से फूले नहीं समाये थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद साद रखा था। उन्हें यकीन था बेटे की खबर सुनने के बाद अब्दुल वहाब और सलीमा बेगम ज़रूर मान जाएंगे और इन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये उनके घर की पहली औलाद थी और वो ज़्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह सकते थे। असद, आपको क्या लगता है बाबा मान जाएंगे? असद अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे जब रोज़ ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ रोज़, मैं जानता हूँ वो ये खबर सुनने के बाद ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएंगे और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस बार लौटूंगा तो बाबा और अम्मा को मनाकर ही, असद ने मुस्कुराते कहा। आप लौटेंगे ना? रोज़ ने ना जाने क्यों पूछा था। बिल्कुल रोज़, मेरी ज़िंदगी यहाँ है तो मैं कैसे नहीं लौटूंगा, तुम इंतज़ार करना। ये कहते असद वहाँ से रवाना हुए थे और रोज़ की दीद में इंतज़ार की घड़ियाँ डाल गए थे, मगर ये इंतज़ार ही रहा और असद फिर लौटकर दोबारा वापस नहीं आए थे। रोज़ ने अपने बेटे को असद के ही नक्शे कदम पर चलाने की ठानी थी। असद मुसलमान थे, इसलिए रोज़ चाहती थी कि साथ भी मुसलमान ही हो, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोज़ की ज़िंदगी उससे ज़्यादा देर वफा ना कर सकी और वो 3 साल के साथ को जैनी के हवाले करके इस दुनिया से कूच कर गई। पूरी रात उसने कांटों पर सफ़र किया था, बदले की आग में सब कुछ जला कर रख दिया था। सही गलत वो सब भूल गया था, बस इन सबको अजियत देना चाहता था, अपने हर दुख तकलीफ का बदला। मगर कैसे? वो कब से यही सोच रहा था जब अचानक दिमाग में धमाका हुआ। नहीं, ये नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। सेलिस ने सर को नफ़ी में हिलाते कहा। तो क्या हुआ, इससे बेहतर और कोई नहीं, यही सबसे अच्छा तरीका है इन सबको अजियत देने का, दिमाग ने उकसाया। मगर वो मोहब्बत है मेरी, सेलिस ने बेचैनी से उठकर बैठते कहा। तो ठीक है, फिर माफ़ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ़ कभी नहीं करूँगा, बहुत मुश्किल से तो ये मौका मिला है। ठीक है, उसने गहरा सांस लेते कहा। दिल और दिमाग की जंग में बिला आखिर जीत दिमाग की हुई। बेड पर पड़े मोबाइल को उठाकर उसने फ़ोन मिलाया था और कुछ हदायत से नवाजा। मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, मगर काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? सेलिस ने सख्त लहजे में कहा। दूसरी तरफ से बात सुनकर ओके कहकर उसने फ़ोन ऑफ किया। दिल बुरी तरह मलामत कर रहा था, मगर उसके सर पर तो बदले का जुनून सवार था जो उसे हर हाल में लेना था। वो आज वक्त से भी पहले यूनी पहुंचा था। अपने आप को नॉर्मल रखने की वो पूरी कोशिश कर रहा था, मगर कहीं ना कहीं दिल बुरी तरह मुलामत कर रहा था। क्या बात है भाई, ज़िंदगी में पहली बार ही तुम यूनी जल्दी आए हो, सब ठीक तो है? अर्श ने क्लासरूम में जाते उसे छेड़ा। अब ऐसा भी कुछ नहीं, बस जल्दी उठ गया तो सोचा आ जाऊँ, सैलिस ने आम से अंदाज में कहा। अच्छा चल अंदर, क्लास में देर हो रही है। वो किसी को भी शक में नहीं डालना चाहता था। ये कहते सैलिस ने क्लास की तरफ कदम बढ़ाए ही थे जब सामने से शिबरा आती दिखाई दी। शिबरा, अच्छा तुम सब चलो, मैं अभी आया। लो, मैं समझा था ये जल्दी आया है तो क्लास में अटेंड करेगा, मगर नहीं जी, ये मुमकिन नहीं, जाजिम ने उसके जाने के बाद हंसते हुए कहा। शिबरा, वो कुछ पेपर्स फाइल में रख रही थी जब सैलिस ने पास जाकर धीमी आवाज़ में पुकारा। उसने चौंक कर नज़र उठाकर देखा। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, बाल माथे पर बिखरे बड़े पड़े थे, आंखों में लाल डोरे थे, जैसे रात भर नींद से जंग लड़ी हो। अजीब उलझा उलझा सा लग रहा था। शिबरा के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी थी। जी, वो पूछना चाहती थी मगर फिलहाल कुछ नहीं कहा। शिबरा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सैलिस का लहजा धीमा था। जी कहे। शिबरा इर्द गिर्द देखा। नहीं, यहाँ नहीं, मैं 11 बजे तुम्हारा यूनी के पीछे वाले गेट पर इंतज़ार करूँगा, तुम वहाँ आ जाना, मगर प्लीज़ किसी के साथ नहीं, अकेले। मगर मैं कैसे आ सकती हूँ, जो भी बातें आप यहाँ करने। शिबरा उलझी। इतना तो भरोसा करती हो ना तुम, बात ज़रूरी है, प्लीज़ तुम आओगी ना? मुझे यकीन है तुम ज़रूर आओगी। वो अपनी बात कहकर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया और शिबरा यहाँ कश्मकश का शिकार हो गई थी कि वो कैसे मिलेगी। भरोसा तो उसे सैलिस पर अपने आप से भी ज़्यादा था, मगर ये पहली बार किसी से मिलना, और वो भी अकेले में। वो उलझ गई थी, क्या करे उस परेशानी, और क्लास भी नहीं ली गई थी, लाइब्रेरी चली गई थी। सैलिस जानता था शिबरा के दिल में उसके लिए जज्बात हैं, इसलिए तो उसने इमोशनल किया था। अब बस वो दुआ कर रहा था कि शिबरा आ जाए। अचानक उसकी आंख खुली थी, सर बुरी तरह चकरा रहा था, आंखों के सामने सब धुंधला था। मुश्किल आंख चिपक चिपक कर उसने समझने की कोशिश की थी और सब कुछ याद आते ही उसकी आंखें पहले से ज़्यादा खुल गई थी। या अल्लाह, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो सिसकते हुए सर को नफ़ी में हिलाने लगी। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज़ हलक में घुट गई थी। मुंह पर कसकर कपड़ा बांधा हुआ था और वो खुद कुर्सी पर बैठी थी। हाथ कुर्सी की पुष्ट पर रस्सी से बंधे हुए थे और हिजाब हटा हुआ था। आंसुओं से उसका चेहरा तर गया। क्यों क्यों किया आपने ये सब? मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया। पहली बार भरोसा किया था किसी अजनबी पर, मेरे भरोसे का खून कर दिया। यानी आपकी आंखों में जो मोहब्बत के दीप देखे वो सब झूठ थे, सब धोखा था। सैलिस, क्यों किया ये सब? क्या मिला मेरे भरोसे को तोड़कर? शिबरा का लहजा टूटा था। वो सवाल कर रही थी जैसे सामने सैलिस मौजूद हो। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा।
दादो, इन्हें जब पता चलेगा क्या होगा? दादो को याद आते ही उसके आंसू तेजी से आए थे। उसने अपने चारों एतराफ में देखा। ये एक कमरा था जहाँ एक तरफ अलमारी रखी थी, सामने टेबल थी जिस पर कुछ किताबें शायद उसी की ही थी, और लैंप था। बाकी पूरा कमरा खाली था। खिड़कियों पर भारी पर्दे होने की वजह से वो वक्त का तयन नहीं कर सकती थी। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई? खोलो मुझे, प्लीज़ खोलो। बा आवाज़ बुलंद चीखी थी, मगर आवाज़ मुंह में ही घुट गई थी। कोई भी उसकी चीख सुनकर नहीं आया था। मुंह कपड़ा बंद होने की वजह से सिर्फ चीख चिल्ला ही सकती थी। गलती मेरी है, क्यों किया मैंने किसी गैर पर भरोसा? क्यों? शिबरा ने सख्ती से आंखें मीची थीं और सारे मंजर आंखों के सामने घूम गए थे। ना जाने क्या बात होगी जो मुझे अचानक कहाँ मिलने को। कल भी तो कुछ कहना चाह रहे थे, मगर क्या? कल भी अचानक ही उठकर चले गए थे, और आज कितने बिखरे बिखरे लग रहे थे। वो पूरा टाइम इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। घड़ी में 11:05 हो गए थे। क्या करना चाहिए? मिलकर देख लेती हूँ। मोहब्बत ने भरोसे का बीज बोया था, इसलिए फैसला करने में लम्हा लगा था। उसने तमाम बुक समेटी और उठ खड़ी हुई। ना जाने दिल में ये सब करने पर कैसे राज़ी हो गया था। या मोहब्बत का मान था शायद, जो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं करती थी, आज बुलाने पर मिल रही थी। वो ऐसा ऐसा कदम उठाते पिछले दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। सैलिस पिछले 1 घंटे से उसका वहाँ बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। वो वक्त से पहले ही वहाँ मौजूद था। उसको वहाँ आते देख दिल ही दिल में मुस्कुराया था और अपनी सोच को दाद दी थी। जी, आपको कुछ कहना था? शिबरा ने उसके पास पहुंचकर घबराई हुई आवाज़ में कहा। कहना तो बहुत कुछ था, मगर तुम्हें यहाँ देखकर हिम्मत नहीं हो रही। सैलिस ने नर्वस होने की एक्टिंग करते कहा। अच्छा, ये सब छोड़ें, पहले ये जूस पी लो, फिर आगे बात करते हैं। सैलिस ने अपने हाथ में पकड़ा जूस उसकी जानिब बढ़ाते कहा। नहीं, मुझे नहीं पीना। शिबरा ने नफ़ी में सर हिलाते कहा। पी लो, ये नहीं पियोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सैलिस ने कहा। पर अरे लो ना। सैलिस के इसरार पर उसने जूस थामा और स्ट्रॉ की मुंह से लगाया। सैलिस कनखियों से उसे ही देख रहा था, जो घबराकर इधर उधर देखने में लगी थी। आप कहीं, क्या कहना है आपको? फिर मुझे लेक्चर भी लेना है, शिबरा ने घूंट लेते हुए कहा। हाँ हाँ, सैलिस धीरे से मुस्कुराया। वो दरअसल अभी सैलिस ने बात ही शुरू की थी जब शिबरा लड़खड़ाई। अरे क्या हुआ? सैलिस ने परेशानी से कहा। नहीं कुछ नहीं, बस अचानक सर चकरा रहा है। शिबरा ने अपने सर को थामा, मगर सैलिस पर नज़र पड़ते उसके 14 तबक रोशन हुए थे। सैलिस के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शिबरा ने हाथ में पकड़े जूस को देखा था। आंखों के सामने अंधेरा छाया था और वो वहीं बेहोश हो गई थी, और अब उसकी आंख इस बंद कमरे में खुली थी। वो बुरी तरह रो रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था। शिबरा ने घबराकर दरवाजे की सिमत देखा। उसका सारा खून चेहरे पर सिमट आया था, आंखों में खौफ दर आया था। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सैलिस ने सामने आते ज़मीन पर पंजों के बल बैठते कहा। कमरे में अंधेरा होने की वजह से शिबरा का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और सैलिस ने खुद भी कोशिश नहीं की थी। मुझे तो बस मिस्टर असद और अब्दुल वहाब से मतलब है। मुझे बस इन्हें तकलीफ़ देनी है। ये काम पहले ही हो जाता, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम उनकी पोती और भतीजी हो, इसलिए देर हो गई। सैलिस के लहजे में नफरत थी। शिबरा ने फटी फटी आंखों से सैलिस को देखते कुछ कहना चाहा। कुछ कहना है? हाँ हाँ, तुम कुछ मत कहो, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी कि मेरे तुम्हारे दादा और चचा से क्या लेना देना, मगर सीक्रेट है ये। मेरा क्या लेना देना है ये मैं पहले तुम्हारे चाचा और दादा को बताऊंगा, सैलिस ने उसकी कोई जानिब देखते मुस्कुराते हुए कहा। ओके, अब यहाँ से आराम से रहो। अभी तक तो तुम्हारे घर में भगड़ मच गई होगी, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं और यूनी को बंद हुए 6 घंटे हो चुके हैं। अब आएगा मज़ा, वो हंसते हुए कहता उठ खड़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल भी शोर नहीं, शिबरा ने चीखना चाहा जब सैलिस ने सख्त लहजे में बोला। मैं अभी जा रहा हूँ, मगर फिक्र मत करो, तुम्हें अपडेट देता रहूँगा, बाय। वो कहता कमरे से निकल रहा था जब शिबरा ज़ोर ज़ोर से सांसें भरने लगी। शायद उसका दम घुट रहा था। सैलिस ने पलट कर देखा। वो उसे वैसे ही छोड़कर चला जाना चाहता था, मगर मोहब्बत उमड़ आई थी, और फिर जिसको शिबरा की रखवाली पर लगाया गया था उसने भी बताया था कि वो तब से बेहोश है जब से यहाँ आई है। शिबरा की अटकती सांस को देखते सैलिस ने कमरे में पानी ढूंढा। सामने ही टेबल पर जग नजर आया था। उसने ग्लास भरा और शिबरा की जानिब आया। कुर्सी घसीट कर थोड़ा आगे की, जहाँ खिड़की से छनकर आती चांद की रोशनी पड़ रही थी, मगर अगले ही पल उसे साकित होना पड़ा था। शिबरा के चेहरे पर हिजाब न होने के बाइस उसका चेहरा सैलिस के सामने था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। वो तो आंखें देखकर ही फिदा हो गया था, मगर अब वो एक टेक शिबरा को देख रहा था। सैलिस के इस तरह देखने पर शिबरा अपने आप में सिमट गई थी। सैलिस का शिद्दत से दिल चाहा था कि वो शिबरा के गालों पर हाथ फेरे। इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए सैलिस ने अपना हाथ उठाया था। शिबरा ने जब सैलिस का हाथ अपनी जानिब आते देखा तो ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारा था, जिसकी वजह से कुर्सी आगे की जानिब उठी थी और वो पीछे गिर गई। शिबरा के इस अमल ने सैलिस का सत्ता टूटा था और अपने इस बेखुदी पर ढेरों गुस्सा आया था। पागल लड़की, ये क्या हरकत है? ग्लास ज़मीन पर रखते सैलिस ने कुर्सी उठाई। शिबरा का चेहरा पसीना पसीना हो रहा था, आंखों में इल्तजा थी, जिसे सैलिस ने नज़रअंदाज कर दिया था और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया।
वो जानता था अगर वो शिप्रा के पास ठहरता दिल के हाथों मजबूर हो जाता। आरिफ, मैं अभी जा रहा हूँ, दरवाजे को अच्छी तरह बंद रखना, लड़की कहीं जाने ना पाए, समझे? जी साहब, आप फिक्र ना करें, लड़की को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा भी खरोंच आई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, और अगर मशरूब को हाथ भी लगाया तो। सैलिस ने उंगली उठाकर वार्न करते कहा, जी जी साहब, जैसा आपका हुक्म। आरिफ गड़बड़ाया। वो जानता था सैलिस जो कहता है वो कर भी देता है, इसलिए उसकी बात मानने में ही आफियत थी। फिर मुंह मांगी रकम दी थी सैलिस ने। ठीक, मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊँगा, वो कहते चला गया। सब जगह पता कर लिया बेटा, मगर शिप्रा का कहीं कुछ पता नहीं। वो 2:30 बजे तक आ जाती है, मगर जब 3 बज गए तो मुझे फिक्र हुई, और फिर घंटों पर घंटे गुजर गए। हाजी साहब पता करने गए, मगर वो यूनिवर्सिटी भी नहीं है, किसी ने उसे नहीं देखा। सलीमा बेगम ने रोते हुए एबिगल को सब बताया। आप परेशान ना हो दादो, मैंने अभी सबको फ़ोन किया है, वो सब आते ही होंगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, ना जाने कहाँ चली गई। हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। हाजी साहब नम लहजे में बोले। क्या हुआ एबिगल, सब ठीक तो है? जाजिब ने आते पूछा। उसके साथ नूर, अर्श और अलीना भी थे। शिब्रा का कहीं कुछ पता नहीं, वो यूनी से घर नहीं लौटी है। एबिगल ने परेशानी से कहा। क्या? सबके मुंह से एक साथ निकला। मगर वो तो यूनी आई थी, हमारी मुलाकात तो नहीं हुई थी, मगर मैंने उसे देखा था लाइब्रेरी। नूर ने कहा। उसके दोस्तों में पता किया? अर्श ने पूछा। उसका कोई दोस्त नहीं है यूनी में? मैंने पता किया, किसी ने उसे जाते नहीं देखा। एबिगल ने कहा। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी? ठीक तो होगी ना? हमारा उसके सिवा और कोई नहीं। सलीमा बेगम ने रोते हुए कहा। आप फिक्र न करें, वो ठीक होगी। अलीना ने इन्हें सहारा देते कहा। दादा, अब्दुल वहाब साहब अपने दिल पर हाथ रखते ज़मीन पर गिरे थे जब। एबिगल ने तड़प कर पुकारा। अर्श, देखो क्या हुआ दादा को, एबिगल ने रोते हुए कहा था। उठाओ इन्हें, शायद दिल का दौरा पड़ा है। नूर ने कहा तो जाजिब ने जल्दी से इन्हें उठाया और गाड़ी की तरफ ले गया था। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे मौला, मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ। या रब, तू रहीम व करीम है, मेरी मदद कर, मेरे मालिक, मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर। मैं नहीं जानती क्यों सैलिस ने मुझे यहाँ कैद किया, मगर तू तो जानता है वहाँ दादा दादो कितने परेशान होंगे मेरी वजह से। या अल्लाह, कोई तो रास्ता दिखा। शिब्रा रोते हुए अल्लाह से मदद की फरियाद कर रही थी। हार्ट अटैक हुआ है इन्हें, वो तो शुक्र है माइनर सा हुआ है, अभी वो दवाओं के ज़ेरे असर है, इंशाल्लाह सुबह होश में आ जाएंगे। डॉक्टर ने रूम से बाहर आते कहा। जी डॉक्टर, शुक्रिया। अर्श बोला। मालूम नहीं शिब्रा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अर्श ने फिक्रमंदी से कहा। कहीं एक्सीडेंट तो? अलीना ने बात अधूरी छोड़ी। अर्श, मुझे लगता है शायद अलीना ठीक कह रही है, हमें एक बार पता कर लेना चाहिए। ठीक है, एक काम करो, तुम और अलीना जाओ, मैं जब तक यहीं एबिगल के साथ हूँ, अर्श ने कहा तो जाजिब अलीना को लेकर बाहर चला गया। एबिगल, सैलिस कहाँ है, क्या उससे कोई बात हुई? पता है उसे इन सब के बारे में? नहीं अर्श, उसका फ़ोन ऑफ है, मैंने कई बार ट्राई किया मगर बात नहीं हुई। उसके पूछने पर एबिगल ने कहा। वो जब से आया था अपने कमरे में बंद था, इंतकाम तो वो ले रहा था मगर वो पुरसकून नहीं था। शिब्रा की आंखों में डर आया, शिकवा उसे बेचैन कर रहा था। मोहब्बत का मान जो उसने तोड़ा था वो उसको अपनी आंखों में चुभता महसूस हो रहा था, मगर उसने बेदर्दी से अपनी तमाम सोचों को झटका और जेब से मोबाइल निकाला। एबिगल के 18 मिस कॉल थी, यानी इन सबको मालूम हो गया है, इसलिए शायद कॉल कर रही होगी। चलो खबर लेते हैं। सैलिस ये कहते कमरे से निकला और एबिगल के कमरे की तरफ गया। खाला, एबिगल कहाँ है? एबिगल का कमरा खाली देख। वो जैनी के कमरे में गया और उनसे पूछने। वो उसकी कोई फ्रेंड है, उनके दादा की तबीयत ख़राब है तो वो उनके साथ हॉस्पिटल में है, अभी फ़ोन किया था उसने। जैनी ने इतला दी। हॉस्पिटल? सैलिस धीरे लब बुड़बड़ाया। तो क्या उनकी फैमिली में कोई और नहीं जो? एबिगल रुकी है। मालूम नहीं, एबिगल ने बताया नहीं। सैलिस बाकियों के बारे में जानना चाहता था, मगर जैनी के जवाब पर वापस अपने अपने कमरे में चला आया। बेचैनी सी मच गई थी उसके दिलो दिमाग में। बार बार शिब्रा का परिपेकर चेहरा उसकी निगाहों के सामने आ रहा था, मगर जो वो करना चाहता था वो हो चुका था, मगर फिर भी सुकून नहीं मिल रहा था उसे। सैलिस ने दराज से नींद की गोली निकाली और पानी के साथ निकल ली थी कि वो पुरसकून नींद सोना चाहता था। नींद की वादी में जाने से पहले भी शिब्रा का सुरापा उसकी निगाहों में घूम रहा था, जो उसके दिल को झंझोड़ रहा था। खिड़की से छिनकर आती धूप ने उसकी नींद में खलल डाला था। तकिया उठाकर उसने अपने मुंह पर रखा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक दिमाग में धमाका हुआ और वो उठ बैठा। घड़ी पर नज़र पड़ी तो उसे बेचैनी हुई। जल्दी से साइड टेबल से मोबाइल उठाया और फ़ोन मिलाने लगा। हेलो, सब ठीक है वहाँ? फ़ोन रिसीव होते पूछा। जी साहब, सब ठीक है। मुकाबिल से आवाज़ उभरी थी। ठीक, तुम तैयार रखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, वो कहकर फ़ोन बंद कर गया। साथ रखी घड़ी देते उठ खड़ा हुआ, जो अब दोपहर के 11 बजा रही थी। वो फ़ौरन बाथरूम में भागा था। बात लेने के बाद तैयार होकर वो एबिगल के कमरे में गया, मगर वो अभी तक नहीं आई थी। क्या रात भर एबिगल वहीं थी? मगर क्यों? अब तो सैलिस को भी अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा था। मालूम नहीं क्यों उसका दिल मुसलसल मुलामत कर रहा था, जैसे वो बार बार कह रहा था कि ये जो कुछ उसने किया वो गलत है, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी तमाम सोचें झटक कर गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। उसने किसी को भी कॉल नहीं की थी, वो अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहता था।
موبائل پر کئی مس کال جازب اور عرش کے بھی تھے، مگر ان سب کو بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی کوئی میسج سین کیا تھا ان سب کا۔ ڈاکٹر اب کیسی طبیعت ہے دادا کی؟ ڈاکٹر ابھی روم سے باہر ہی آئے تھے کہ ایبیگل لپک کر ان تک پہنچی۔ جی اب کافی بہتر ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رات تمام ہاسپٹلز میں جازب اور علینا نے پتہ کیا تھا، مگر کوئی بھی کیس نہیں آیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور اور دکانوں پر بھی پتہ کیا تھا کہ شاید کسی نے دیکھا ہو اسے، جگہ جگہ پر بھی پوچھ تاچھ کی تھی، مگر کہیں سے کچھ بھی معلوم نہ ہوا تھا۔ رات قریب 4 بجے وہ دونوں لوٹے تھے، نا امید ہو کر۔ دادا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ سب عبدالوہاب کے ساتھ کمرے میں موجود تھے جب عرش نے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں بیٹا، مگر شبرا کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں ابھی تو نہیں، مگر جلدی پتہ چل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، میں نے پولیس میں بھی کمپلین کر دی ہے، وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جازب نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، معاف کرنا بچوں، ہماری وجہ سے تم سب پریشان ہو گئے۔ عبدالوہاب صاحب نے نم لہجے میں کہا، نہیں دادا پلیز ایسا نہ کہیں، اور شبرا ہماری بہت اچھی دوست ہے۔ اچھا اب ڈاکٹر نے چھٹی دے دی ہے، گھر چلتے ہیں، دادو بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، ایبیگل نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ تم نے کچھ دیا کھانے کے لیے؟ وہ ابھی وہاں آیا تھا۔ عارف جو گھر کے باہر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جلدی سے پھینک کر سیلس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں صاحب، آپ نے منع کیا تھا کہ کمرے میں نہیں جانا، تو اس لیے میں گیا ہی نہیں، عارف نے ہکلاتے کہا۔ کیا کل سے اسے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دیا؟ ایڈیٹ! سیلس شدید برہم ہوا تھا، اس کی بات پر مزید کچھ بولے وہ اندر کی جانب دوڑا۔ وہ جو پیاس کی شدت سے بے حال تھی، سیلس کو اپنے سامنے دیکھ نفرت سے منہ موڑ لیا۔ سیلس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی، اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور شبرا کی جانب بڑھایا، مگر منہ اور ہاتھ بندھے دیکھ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ دیکھو میں تمہارے ہاتھ اور منہ کھول رہا ہوں، مگر خبردار جو چیخی تو ورنہ گلا دبا دوں گا تمہارا، سمجھی؟ سیلس نے انگلی اٹھا کر باور کروایا تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سا پانی جمع ہو گیا۔ سیلس نے پہلے اس کے ہاتھوں کو کھولا، پھر منہ پر بندھا رومال ہٹایا۔ شبرا نے گہرا سانس کھینچا تھا اور سیلس کی جانب دیکھا۔ تم ایک نہایت ہی واہیات اور بدتمیز انسان ہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ایک دم اس نے سیلس کا گریبان پکڑ کر چیختے کہا۔ وہ جو اچانک حملہ ہونے پر لڑکھڑایا تھا، فوراً سے پیشتر سنبھلا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش، ایک آواز نہیں نکلے، کہا تھا نا؟ سیلس نے ایک ہاتھ سے شبرا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر غصے سے کہا، مگر شبرا نے اپنے منہ پر رکھے اس کے ہاتھ پر بری طرح کاٹا تھا، جس کی وجہ سے سیلس کی پکڑ کمزور ہوئی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھاتی وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ شبرا رک جاؤ میں نے کہا۔ سیلس اپنا ہاتھ جھٹکتا اس کی طرف بھاگا، اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل دی۔ سیلس نے اس سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ اور جانے دو مجھے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہ کہتے کے ساتھ ہی شبرا نے چیخنا شروع کیا۔ اس کی چیخ سے سیلس کا دماغ گھما تھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ شبرا کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ وہ دیوار سے ٹکرائی اور زمین بوس ہوئی تھی۔ اوف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ شبرا کے ماتھے اور ناک سے خون ابل پڑا تھا۔ او مائی گاڈ، سیلس نے فکر مندی سے دیکھتے کہا اور جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر شبرا کے سر پر رکھا تھا۔ عارف جلدی یہاں آؤ۔ سیلس کی آواز پر وہ دوڑتا ہوا آیا تھا۔ جی صاحب، یہ کیا ہوا؟ عارف نے گھبرا کر پوچھا۔ تم جاؤ اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، جلدی جاؤ۔ اس نے شبرا کو اٹھایا تھا اور کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لیٹایا۔ سوری یار، سو سوری، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم بھی تو نہیں سمجھتی نا، بلا وجہ مجھے مزید برا بنا رہی ہو تم۔ سیلس نے ماتھے سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کرتے پریشانی سے کہا، جو اب پورے رومال کو لال کر چکا تھا۔ عارف جلدی کرو۔ جی آیا۔ عارف کے کمرے میں آتے ساتھ بے ساختہ سیلس نے شبرا کے ماتھے پر اس کا سکارف ڈالا تھا۔ تم جاؤ۔ عارف جو شبرا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، سیلس کے کہنے پر واپس پلٹ گیا۔ سیلس نے سکارف ہٹایا اور ماتھے پر پٹی کرنے لگا۔ دل مسلسل اسے اکسا رہا تھا کہ تم نے غلط کیا ہے، اس کی کیا غلطی؟ شبرا کا پرنور چہرہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی تھی، مگر چہرہ بہت کچھ بول رہا تھا۔ سیلس نے اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر ہو رہا تھا۔ وہ ابھی بینڈیج کر کے اٹھا ہی تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ ایبیگل، اسکرین پر نام دیکھ کر وہ بڑبڑایا اور فون ریسیو کیا۔ ہیلو، کہاں ہو سیلس؟ تم کل سے ہم سب نے کتنی کالز کر رہی ہیں، مگر تمہارا کچھ پتہ نہیں، تم ہو کہاں؟ فون ریسیو ہوتے ایبیگل برس پڑی تھی۔ وہ میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو وہیں تھا اور ابھی بھی وہیں ہوں۔ سیلس نے جھوٹ کھڑا۔ تم جہاں بھی ہو ابھی اور اسی وقت گھر پہنچو، ایبیگل نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، سیلس نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ ایک نظر شبرا کو دکھ رہا کمرے سے نکل گیا۔ کیا کہہ رہی ہے پولیس؟ کچھ پتہ چلا شبرا کا؟ سلیمہ بیگم نے روتے ہوئے عرش کی جانب دیکھتے کہا۔ نہیں دادو، ابھی تک تو کچھ نہیں پتہ چلا، مگر کہہ رہے ہیں جلد پتہ چل جائے گا، عرش تسلی دیتے بولا۔ وہ سب تھوڑی دیر پہلے ہی عبدالوہاب کے ساتھ گھر لوٹے تھے۔ ایبیگل، سیلس سے بات ہوئی؟ کہاں ہے وہ؟ جاسب نے پوچھا۔ ہاں ابھی بات ہوئی تھی، اس کی کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو وہ وہیں تھا، اس لیے بات نہیں ہو پائی۔
एबिगेल ने तसल्ली से जवाब दिया। ओह अच्छा, जाजिब ने सर हिलाते कहा। एबिगेल, तुम अर्श और जाजिब घर चले जाओ, मैं और नूर अभी यहीं रुकते हैं, कुछ देर आराम करके आ जाना, अलीना ने कहा। नहीं अलीना, मैं यहीं ठीक हूँ। एबिगेल, तुम परेशान ना हो, कल दोपहर से यहाँ हो और ज़रा आराम नहीं किया, घर जाओ, शाम में आ जाना, अल्लाह ने चाहा तो शिब्रा का भी कुछ पता चल जाएगा। नूर ने भी कहा तो वो ना चाहते हुए भी मान गई। बच्चे ख्याल से जाना। जी दादो। एबिगेल मुस्कुराकर कहते चली गई। तुम सब भी जाओ, सलीमा बेगम ने जाजिब और अर्श की जानिब देखते कहा। जी दादो, मगर आप परेशान मत होइएगा, हम जल्दी ही आएंगे, अर्श ने तसल्ली देते कहा। कैसी तबीयत है तुम्हारी, दोस्त के दादा की? वो अभी घर में दाखिल हुई थी जब जैनी बाहर निकल रही थी कि एबिगेल को अंदर आते देख पूछा। जी अब ठीक है, घर आ गए हैं। अच्छा, सैलिस आया? जवाब देकर उसने पूछा। नहीं अभी तो नहीं आया, खैर मैं जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ओके, जैनी ने घड़ी देखते कहा। ओके मम्मा। एबिगेल सर हिलाते अपने कमरे में चली आई। ना जाने शिब्रा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, सब ठीक हो, बस जल्दी से आ जाए वो। दादा दादो बहुत कितने परेशान हैं। वो खुद कलामी करते अलमारी से कपड़े निकाल कर बात में चली गई। एबिगेल, एबिगेल, सैलिस पुकारता हुआ उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ था, मगर अगले ही पल वो साकित रह गया था। हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रह गए थे, आंखों में जहां भर की हैरत लिए वो एबिगेल को देख रहा था। एबिगेल, ये सब? सैलिस ने बेयकीनी से टूटे लफ्ज़ों में कहा। हाँ, तुम ठीक समझ रहे हो, एबिगेल ने सैलिस के सामने आते कहा। मैं नमाज़ पढ़ रही थी क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, एबिगेल ने मुस्कुराते हुए पुरइत्तमादी से जवाब दिया। सैलिस ने बेयकीनी से एबिगेल को देखा था। शलवार कमीज़ में बड़ी सी चादर सर पर लिए वो उसके सामने पुरसुकून खड़ी थी, मगर ये सब सैलिस अभी भी नहीं संभला था। ये सब शिब्रा की वजह से हुआ है, उसने कभी मुझे मजबूर नहीं किया, मगर उसकी बातों ने मेरे दिल में एक अजब सी रोशनी पैदा कर दी थी कि मैं उसके नज़दीक होती गई और मैंने उसके घर जाना शुरू कर दिया। फिर मैं दादा दादों से मिली, उनकी शफकत मोहब्बत ने मुझे उनका गर्विदा कर दिया। एक दिन मैं जब शिब्रा के घर गई तो वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। सैलिस, तुम नहीं समझ सकते, उस दिन मेरे दिल में नूर उतर आया था। फिर मैं रोज़ शिब्रा से मिलने जाने लगी। उस वक्त जब दादो कुरान की तिलावत कर रही होती, मेरे पूछने पर वो मुझे आयत का तर्जमा बताती और फिर अल्लाह ने मुझे पर करम कर दिया। सैलिस, मुझ गुनाहगार पर मुझे ईमान से नवाज दिया। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और अब मैं एबिगेल नहीं, आलिया हूँ। आलिया? ये सब बताते एबिगेल की आंखों से आंसू रवा हो गए थे, वो कपकपा गई थी। सैलिस, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, आलिया ने हंसते हुए कहा। सैलिस, नहीं, एबिगेल की बात पर साकित खड़े सैलिस ने धीमे से कहा। मतलब? एबिगेल ने चौंक कर पूछा। नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे ये बताओ, खाला जैनी को इल्म है कि? नहीं अभी नहीं, मगर मैं जल्द ही बता दूंगी, सैलिस की बात पर एबिगेल ने कहा था। तुम जानती हो जब तुम इन्हें बताओगी तो क्या होगा? मुझे इस बात से कोई नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, एबिगेल ने यकीन से कहा। सैलिस के दिमाग में शिब्रा की तशबीह घूमी थी। ओह अच्छा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी शिब्रा के बारे में। शिब्रा कल से मिसिंग है, सब जगह पता कर लिया, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं मालूम। दादा, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, हम सब कल से वहीं थे, मैं भी अभी आई थी। सैलिस, तुम पता करो, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है, एबिगेल ने एक ही सांस में सब कह दिया था। तुम सब वहाँ थे तो क्या और कोई नहीं है उनके घर में? सैलिस ने कब से दिमाग में चलते सवाल को पूछा। नहीं, दादा दादों के सिवा और कोई नहीं है। शिब्रा के पेरेंट्स का तो बताया था ना, डेथ हो गई। हाँ, मगर चाचा भी तो है ना उसके, एबिगेल की बात पर सैलिस ने कहा। नहीं, एबिगेल बस इतना ही बोली। क्या मतलब नहीं? शिब्रा के बाबा की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी, उसमें उसके चाचा और मामा भी थी, मगर अल्लाह का करम हुआ शिब्रा की मामा बच गईं और शिब्रा उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, मगर मैमूना आंटी कोमा में चली गई थी और जब शिब्रा पैदा हुई तो वो भी इस दुनिया से कूच कर गईं। एबिगेल ने पूरी तफसील से सैलिस को आगाह किया था, जो साकित तो जाम सांस रोके खड़ा था। बाबा मर गए? ये सब क्या कर दिया मैंने? सैलिस कहता ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा था। सैलिस, क्या हुआ तुम्हें? एबिगेल ने उसको देखते परेशानी से कहा। मैंने सब कुछ गलत कर दिया एबिगेल, सब कुछ, कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, कोई भी। हुआ क्या है, कौन माफ़ नहीं करेगा? एबिगेल को कोई भी बात उसकी समझ नहीं आ रही थी। मुझे अभी दादा दादी के पास जाना है, अभी, सैलिस ने एकदम उठते कहा और बाहर की जानिब भागा था। एबिगेल भी उसकी ये हालत देख परेशान हुई और उसके पीछे लपकी थी। क्या हुआ है, कुछ बता क्यों नहीं रहे हो सैलिस? वो गाड़ी ड्राइव करते किसी को मुसलसल फ़ोन मिला रहा था जब एबिगेल ने फिक्रमंदी से पूछा, मगर उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर फ़ोन पर था। ज़ब्त के बायस उसकी कनपटियों की रगें वाज़ेह हो रही थीं। हेलो, कई बार कोशिश पर फ़ोन उठाया था। सैलिस ने बेचैनी से कहा। मैंने तुम्हें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पता करने को कहा था, तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि ये मिस्टर असद की डेथ हो चुकी है? ये कहते उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। तो अगर मैंने पूछा नहीं तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? सैलिस धाड़ा था। मेरी नज़रों के सामने भी मत आना, वरना आई विल किल यू। सैलिस ने गुस्से से कहने पर फ़ोन को डैशबोर्ड पर फटका और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ये यहाँ क्यों आए हो? सैलिस ने घर से सामने गाड़ी रोकी जब एबिगेल ने फिर उसे देखते कहा, मगर सैलिस बिना कोई जवाब दिए गाड़ी से उतरा और तेज़ कदम उठाता घर के अंदर की जानिब तकरीबन भागा था। एबिगेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था,
یہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں اندر داخل ہوا تھا۔ عبدالوہاب صاحب اور سلیمہ بیگم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ جاذب، الینا اور عرش بھی انہی کے ساتھ تھے۔ سیلس اس کو سامنے دیکھ جاذب نے پکارا اور لپک کر اس تک گیا تھا۔ کہاں تھا یار؟ کل سے فون کر رہے ہیں مگر تیرا کچھ اتا پتہ ہی نہیں، جاذب نے کہا، مگر سیلس بے حس و حرکت عبدالوہاب صاحب کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے پر کرب ہی کرب تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا سلیمہ بیگم اور عبدالوہاب صاحب کے سامنے آیا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ ان کے سامنے ہاتھ چھوڑے سر جھکائے کھڑے بولا۔ سب نے حیرت سے سیلس کی جانب دیکھا۔ عبدالوہاب اور سلیمہ بیگم نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بچے کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اور تم؟ عبدالوہاب صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سیلس ہے دادا، میرا کزن اور ہم سب کا دوست۔ ایبیگیل نے تعارف کروایا تھا۔ نہیں، سیلس نے اٹکتے ہوئے کہا، میں سیلس نہیں ہوں۔ وہ ایک بار پھر حق لایا تھا۔ سیلس نہیں ہو؟ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اس بار عرش نے پوچھا۔ میں محمد سعد ہوں۔ سیلس کے منہ سے نکلے نام نے سب کو چونکایا ہی تو تھا۔ محمد سعد؟ سب نے زیر لب دہرایا۔ آپ کے چھوٹے بیٹے محمد اسد کا بیٹا، محمد سعد اسد، سیلس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا؟ عبدالوہاب صاحب کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ میرا پوتا میرے اسد کا بیٹا ہو؟ سلیمہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، جی دادو، آپ کا پوتا۔ مجھے معاف کر دیں دادو، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے بولا، میں کئی عرصے سے آپ سب کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے نانا نے یہی بتایا کہ بابا کے گھر والے راضی نہیں تھے ماما بابا کی شادی سے، اس لیے انہوں نے ماما کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، مگر پھر کچھ وقت بعد وہ ماما کو بھی چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ماما نے بہت انتظار کیا مگر وہ نہیں آئے، اور اسی انتظار نے ماما کو موت کی نیند سلا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات مجھے تکلیف دیتی تھی اور بڑے ہونے کے ساتھ یہ انتقام میں بدل گئی، اور میں نے بابا کی کھوج شروع کر دی مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ پھر شبرا ہماری یونی میں آئی اور گروپ میں شامل ہو گئی، اس سے اس دن پتہ چلا کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ سب اس کی بات سانس رو کے سن رہے تھے۔ پھر کیا؟ عبدالوہاب نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ سب کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں نے اسے اغوا کر لیا، سیلس نے نظر جھکا کر کہا۔ عبدالوہاب کا کمزور ہاتھ اٹھا تھا اور سیلس کے گال پر پڑا تھا۔ یہ میرے اسد کا بیٹا نہیں ہو سکتا بیگم، نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس کا باپ جو کرتا تھا سامنے سے کرتا تھا، مگر یہ اتنا کم ظرف ہے۔ عبدالوہاب صاحب نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ دادا، سیلس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں دادا، میں نفرت میں اندھا ہو گیا تھا، کیا صحیح ہے سب بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، ایک بار موقع دے دیں مجھے۔ وہ عبدالوہاب صاحب کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گرے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے بچے، ان سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ سب قسمت میں لکھا تھا، رو نہیں میرا بچہ۔ سلیمہ بیگم نے جب اسے روتے دیکھا تو تڑپ کر اسے اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آخر کو وہ ان کا پوتا تھا جس کے لیے وہ بھی برسوں تڑپے تھے۔ اسد جب لوٹا تو تھا تمہارے دادا نے معاف کر دیا تھا اسے، وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو ہی تو لینے جا رہا تھا جب حادثہ ہوا تھا۔ ہمیں جینی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اس لیے ہم اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے، اور نہ تمہیں۔ سلیمہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، دادا معاف کر دینا مجھے۔ معاف کیا میرے بیٹے، سلیمہ بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں مل گیا، بس یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ عبدالوہاب نے سیلس کو گلے لگاتے کہا۔ شبرا، وہ کہاں ہے؟ سلیمہ بیگم نے کہا، وہ حفاظت سے ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں اسے۔ وہ کہتا جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ ہیلو، فون کو کان سے لگاتے اجلت میں بولا، صاحب وہ عارف نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا وہ کر رہے ہو، کیا ہوا؟ سیلس نے الجھتے کہا، صاحب وہ پتہ نہیں کیسے، وہ لڑکی، مطلب وہ ڈھنگ سے کہو کیا ہوا ہے۔ سیلس کا دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، عارف نے بلاخر بول ہی دیا۔ کیا؟ سیلس کی حیرت میں ڈوبی آواز نکلی تھی۔ تو کہاں ہے صاحب؟ میں 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ کہیں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ سیلس دھاڑا تھا۔ کیونکہ میں یہاں ہوں اس لیے وہاں نہیں۔ سیلس کے جواب میں پیچھے سے آواز ابھری تھی۔ سب کی نظر دروازے پر گئی تھی۔ ننگے پاؤں کالی چادر میں سر منہ کو ڈھانپے وہ بے حال سی کھڑی تھی شبرا۔ سب اس کی طرف لپکے تھے مگر سیلس وہیں منجمد کھڑا رہا تھا۔ میرا بچہ کیسا ہے میری جان؟ اور یہ سب چوٹ؟ سلیمہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پٹی کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا، مگر وہ سب کو پیچھے چھوڑتی سیلس کے پاس بڑھی تھی۔ پیروں سے خون نکلنے کے باعث سفید ماربل اس کے نقش چھپ رہے تھے۔ سیلس کو اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ شبرا اس کے سامنے آتے ٹھہری تھی اور ایک زوردار تماچا سیلس کے گال پر پڑا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد تمہاری اتنی ہمت ہوگی کہ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو، شبرا نے چیختے ہوئے کہا۔ پہلی بار شبرا کی اونچی آواز سب کے کانوں میں پڑی تھی۔ سچ کہتے ہیں جب عورت کی آن بان پر جب وار پڑت ہوتا ہے تو وہ خونخوار شیرنی بن جاتی ہے۔ بولو، جواب دو۔ سیلس جو چپ چاپ کھڑا تھا شبرا کے چیخنے پر شرمندگی سے جھکی، نظریں مزید جھکا گیا۔ بولو کیوں، کیا یہ سب؟ جواب دو۔ وہ اس کا کالر پکڑے روتے ہوئے بولی۔ شبرا
शिबरा संभालो खुद को। अलीना और एबिगेल ने उसे संभालते कहा, मुझे माफ़ कर दो शिबरा। वो हाथ जोड़े धीमी आवाज़ में बोला, ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ है। मैं नफ़रत में जलकर ये सब कर बैठा। माफ़, तुमने जो काम किया वो माफ़ी के बिल्कुल लायक नहीं। शिबरा ने नफ़रत से मुंह मोड़ते कहा, शिबरा बेटा, जो हुआ वो सब गलत फहमी थी मेरी जान। अब्दुल वहाब साहब ने इतनी देर में पहली बार कुछ बोला। दादा, आप ये, इस शख्स ने आपको तकलीफ़ दी, मुझे अगवा करने वाला ये है और आप कहते हैं। शिबरा ने फटी फटी आंखों से इन्हें देखते कहा, बेटा हम जानते हैं कि ये सब इसने किया है, इसने हमें सब बता दिया। अब्दुल वहाब साहब बोले, बता दिया? हाँ बेटा, ये और कोई नहीं, तुम्हारे चचा असद का बेटा है। सलीमा बेगम ने कहते साथ ही उसे सब कुछ बताया। आप माफ़ कर सकते हैं इन्हें, मगर मैं नहीं करूँगी दादा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी पर भरोसा किया था। शिबरा ने नम लहजे में कहा, शिबरा अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। अभी तो मुझे अपने रब से भी माफ़ी मांगनी है, उसे भी मनाना है। जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी अल्लाह भी नहीं करेगा। सैलिस ने एक बार फिर से हाथ जोड़ते कहा, कभी नहीं, कभी भी नहीं माफ़ करूँगी मैं। मेरे दिल में नई जज्बात ने जन्म लिया था, नौखेज़ कली खिलने लगी थी तुम्हारे नाम की, मगर तुम्हारे एक ही वार में मैं वो मुरझा गई। वो अनजाने में अपने दिल के जज्बात बयान कर गई थी। सैलिस ने चौंक कर देखा। शिबरा, यकीन करो अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, एक बार माफ़ कर दो बस। सैलिस ने मिन्नत करते कहा, शिबरा एक बार तुमने ही कहा था, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। एबिगेल ने शिबरा को देखते कहा, मेरी प्यारी दोस्त, इतनी पत्थर दिल नहीं है, एक मौका दे दो सैलिस को। हाँ शिबरा, सैलिस को अपनी गलती का एहसास है, वो सबसे माफ़ी भी मांग चुका है। जाजिब ने भी कहा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है शिबरा, और फिर मोहब्बत में इतनी गुंजाइश तो निकलती ही है ना। एबिगेल ने उसे देखते कहा तो शिबरा ने सैलिस की जानिब देखते गहरा सांस लिया। मैंने माफ़ किया सैलिस आपको, मगर इसलिए नहीं कि मेरे दिल में आपके लिए जज्बात हैं, बल्कि इसलिए कि मेरा अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है। वो तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है, तो मेरी क्या ज़ात। जाएँ, मैंने अल्लाह के लिए आपको माफ़ किया। शिबरा ने नम आँखों से देखते उसे कहा, शुक्रिया शिबरा, शायद अब अल्लाह भी माफ़ कर दे। आप सब ने भी मुझे माफ़ कर दिया ना। सैलिस ने अब्दुल वहाब और सलीमा बेगम को देखते कहा, हाँ मेरी जान। सलीमा बेगम ने मुस्कुराते उसके माथे पर बोसा देते कहा, गले लग जा यार। जाजिब ने आगे बढ़कर कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। सैलिस ने शिबरा की तरफ देखा, मैं जानता हूँ तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, अभी तुम नाराज़ हो और मैं ये नाराज़गी जल्द ही दूर कर लूँगा। अभी मुझे मेरे अल्लाह को मनाना है। सैलिस ने दिल में सोचा, अल्लाह ने हमें बेटे के साथ साथ एक बेटी भी दे दी, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। अब्दुल वहाब साहब मुस्कुराते बोले, बेटी वो तो आपके पास थी दादाजी, बेटा अभी आया है। अर्श ने कहा, मैं शिबरा की नहीं, आलिया बेटी की बात कर रहा हूँ भाई। आलिया? अर्श ने हैरत से देखा। जाजिब और अलीना भी ताज्जुब में थे, मगर दादा यहाँ तो हमने किसी आलिया को नहीं देखा। अलीना ने कहा, आपके सामने तो खड़ी है आलिया। अब्दुल वहाब साहब ने मुस्कुराते कहा, सामने। अलीना ने अपने सामने देखा। बेटा क्या बताएंगी इन सबको? सलीमा बेगम बोली, आलिया यानी मैं? एबिगेल ने मुस्कुराते कहा, क्या? तीनों की बेसाख्ता आवाज़ निकली थी, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। एबिगेल ने फ़ख्र से कहा, माशाअल्लाह। एबिगेल नहीं आलिया। एबिगेल ने टोका, हाँ आलिया। अलीना ने उसे गले लगाते कहा, बहुत बहुत मुबारक हो। अर्श और जाजिब ने भी उसे मुबारकबाद दी। तुमने दिल से माफ़ कर दिया ना मुझे? सैलिस ने शिबरा के पास आकर कहा, जी साहब, मैं कभी झूठ नहीं कहती। शिबरा ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम वहाँ से निकली कैसे? मेरी आँख खुली तो वो मैं बेड पर थी, उठकर देखा तो खिड़की भी खुली थी, बस उसका ही फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल गई थी। पूरी बात कहकर वो सलीमा बेगम और अब्दुल वहाब साहब की जानिब बढ़ गई तो वो दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। इंतकाम की आग में जलकर हम सिर्फ दूसरों का ही नुकसान नहीं करते बल्कि अपना भी करते हैं। अपना नुकसान ज़्यादा होता है, ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी ख़राब हो जाती है। अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी हमें बहुत सी मुश्किलात से बचा सकती है। दरगुजर करना और माफ़ कर देना इंतकाम लेने से बेहतर है। माफ़ करने का अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। हम बुज़ुर्गों की खातिर सुलह सफाई करके हाथ मिला सकते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए दिल का मैल भी धो सकते हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा था। एबिगेल ये सब क्या है? जैनी ने सदमे से एबिगेल को देखते कहा, जी मम्मा ये सब सच है। आलिया ने पुरसकून लहजे में कहा, तुम पागल तो नहीं होगी? और कौन है जिसने तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें डाली हैं? जैनी ने गुस्से से चीखते कहा, प्लीज़ मम्मा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई भी मुझे कुछ कहेगा और मैं मान लूँगी। ये सब मेरे रब की मेहरबानी है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया, वरना तो मैं यूं ही भटकती रहती। मम्मा, अल्लाह ने रहम किया मुझ पर और मुझे चुन लिया किसी के भी ज़रिए, मगर मुझे उसने नेक रास्ते पर गामजन कर दिया। एबिगेल ने जैनी का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, एबिगेल ये मुमकिन नहीं है। प्लीज़ मम्मा, क्या मुमकिन है क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और मेरा नाम एबिगेल नहीं आलिया है, बस। एबिगेल ने दो टोक अल्फाज में कहा। एबिगेल मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी, जैनी ने शदीद इश्तियाल में कहा। खाला, वह भी कुछ और भी कहती जब सैलिस इनके करीब कमरे में आया
ओ माई सन, देखो देखो इसे कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। जैनी ने सैलिस का हाथ थामकर उसे अंदर कमरे में लाते कहा। कहती है कि मजहब तब्दील कर लिया, भला कोई ऐसे कैसे अपना मजहब बदल सकता है। जैनी ने एबिगल को देखते कहा, खाला क्यों नहीं तब्दील कर सकता, और मैं जानता हूँ कि एबिगल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या? सैलिस की बात पर जैनी ने बेयकीनी से देखते कहा, तुम, और जिसकी वजह से एबिगल ने ये कदम उठाया वो कोई और नहीं बल्कि। सैलिस कहते कहते रुका। कौन कौन है वो? जैनी ने देखते कहा। मेरे दादा दादी। क्या? जैनी पर आज पे दर पे इंकशाफ हो रहे थे। तुम्हारे दादा? जैनी ने हकलाते हुए कहा, जी, किस्मत ने हमें मिला दिया है, वो मुझे मिल गए हैं। वो हकीकत भी मालूम हो गई कि मेरे बाबा ने कोई धोखा नहीं दिया था मेरी मम्मा को। वो धोखा दे ही नहीं सकते थे। जो मोहब्बत करते हैं वो धोखा भला कैसे दे सकते हैं। बस उनकी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, और किस्मत की दूरी को नाना ने बेवफाई का नाम देकर मुझे बदजन कर दिया। मेरे दिल में इन सब के लिए इस कदर नफरत भर दी कि मैं सही गलत सब कुछ भूल गया। ये भूल गया इंतकाम की आग में जलने वाले से ज़्यादा नुकसान जलाने वाले का होता है। सारी ज़िंदगी नफरत की, मगर सच जाने बगैर ही बद्दुआएं देता रहा। सैलिस ने दुख से जैनी को देखते कहा, बाबा इसलिए नहीं लौटे थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी ने अपना वादा निभाने की मोहलत नहीं दी थी। मगर जिस तरह मुझे ये बात बताई गई, वो सैलिस ने जैनी को देखते कहा, बहरहाल मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो भी होना था हो गया। बस खुशी इस बात की है कि मेरे दादा दादों ने मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दिया, और आपको मैं ये बताने आया था कि मैं उनके पास जा रहा हूँ। मगर ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि उनके पास जाने से मैं आपको अकेला छोड़ रहा हूँ। मैं आता रहूँगा आपसे मिलने, मगर इन्हें मेरी ज़रूरत है। सैलिस ने उनका हाथ मोहब्बत से थामते हुए कहा, जो भीगी आंखों से उसे ही देख रही थी। मगर सैलिस, आप परेशान ना हो खाला। जैनी ने कुछ कहना चाहा, जब सैलिस ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठहरो साथ। वो अभी जाने के लिए ही मुड़ा था जब एबिगल ने पुकारा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। एबिगल ने जैनी को देखते हुए कहा, सॉरी मामा, मगर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ये कभी भी कबूल नहीं करेंगी, और मैं अब दोबारा इन रास्तों की मुसाफिर नहीं होना चाहती जो जहाँ सवाए अंधेरों के और कुछ नहीं। एबिगल जैनी ने बेबसी से कहा, सॉरी मम्मा, मगर आपको भी कुछ वक्त लगेगा और मुझे भी, और फिर मैं जानती हूँ आप मार्क से शादी करना चाहती हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी ज़िंदगी है और आपको हक है अपने लिए फ़ैसला लेने का। मगर मार्क का जो भतीजा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। ये बात आप मिस्टर मार्क और उनके भतीजे को बता दीजिएगा। एबिगल ने स्पाट लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। खाला, सैलिस ने उनके पास घुटनों के बल बैठते कहा, मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए कबूल करना मुश्किल है, मगर कुछ वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। और रही बात एबिगल की, तो ये भी सब समझ जाएगी। खैर अभी मैं चलता हूँ। दादा और दादो आपसे भी मिलना चाहते हैं। जब भी आपका दिल हो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं खुद लेने आ जाऊँगा आपको, सैलिस ने उठते हुए कहा। जैनी कितनी देर बैठी खाली कमरे को देखती रही। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सैलिस के दिल में असद के लिए नफरत भरने की कोशिश की और अपने जैसा बनाने की, उसे उसके मजहब से भी दूर कर दिया था, मगर सब कुछ उनके हाथ से एक झटके से निकल गया था। बेशक झूठ कितनी भी सफाई से बोला जाने, वो सच नहीं बन सकता। वो कब से किचन में खड़ी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। आज अब्दुल वहाब साहब के कहने पर सबको दोपहर के खाने पर मदऊ किया गया था, और शिबरा चाहती थी कि वो खुद खाना बनाए कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वो मुलाजमा के साथ मिलकर खाना बना रही थी। शिबरा बेटा, और कितना वक्त लगेगा? सलीमा बेगम ने किचन में आते पूछा। जी दादा, सब तैयार है, उसने सालन का चूल्हा बंद करते कहा। बेटा 12 बज रहे हैं, सब आते ही होंगे, चलो चलकर तुम भी कपड़े बदल लो, सलीमा बेगम ने मुस्कुराते कहा, तो वो सर हिलाती किचन से निकल गई। अभी वो अपने कमरे की जानिब जा रही थी जब लाउंज में साद और आलिया को आते देखा। शिबरा ने जल्दी से अपने मुंह के आगे अपनी चादर से नकाब किया था। शिबरा ने हैरत से साद को देखा था। ब्राउन पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने, बाल जो पहले कानों से भी नीचे आते थे अब नफासत से कटे हुए थे, और आज तो आईब्रो पर बाली भी नहीं थी। बिलाशुबा वो निहायत खूबसूरत लग रहा था। शिबरा के दिल में टीस उठी थी, अस्तगफुरुल्लाह। शिबरा ने जल्दी से अपनी नज़रों को बदलते कहा, शिबरा। आलिया ने उसके सामने खड़े देख चहकते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आलिया? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आलिया उसके गले लगते बोली। अस्सलाम वालेकुम, सैलिस ने कदरे ज़ोर से कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ ऊपर चले मेरे कमरे में, शिबरा ने जवाब देते आलिया को देखते कहा, और उसके लिए कमरे की जानिब बढ़ गई। अरे आगे मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दादो, सलीमा बेगम को लाउंज में आते देख साद ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ को थामकर कहा। वालेकुम सलाम, जीते रहो, सलीमा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते कहा, तो वो उनके साथ बैठा बातें करने लगा। कितना सुकून था उनकी आगोश में। साथ दिल ही दिल में सोचने लगा, वो इसी शफकत को तो महसूस करता था, यही तो वो मीठा लहजा था जिसके लिए वो तड़पता था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे मेरे अपनों से मिला दिया। शिबरा वो शीशे के सामने खड़ी थी जब बेड पर कोहनियों के बल बैठी आलिया ने उसे पुकारा। शिबरा ने स्कार्फ बांधते मसरूफ से अंदाज में कहा। शिबरा, साथ को तो तुमने माफ़ कर दिया है, फिर ये गुरेज
क्या मतलब? शिबरा ने चौंक कर आलिया की जानिब देखते कहा। शिबरा, मैं जानती हूँ तुम साथ से मोहब्बत करती हो और इस बात का तुम एतराफ़ भी अपनी ज़ुबान से कर चुकी हो, तो फिर ये तुम्हारी आंखों में उलझन कैसी? इस बार आलिया ने खड़े होते उसके पास आते हुए कहा। आलिया, उलझन नहीं है, नाराज़गी है। शिबरा ने साफ गोई से कहा। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो आलिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की है। तुम जानती हो, जब मैं यूं आती तो मेरी नज़रें सबसे पहले साथ को ढूंढती और जब वो देख जाते तो जैसे मेरे दिल को करार आ जाता। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारा मज़हब एक नहीं। मैं अपने दिल को समझाती कि हमारा मिलना नहीं हो सकता, मगर मैं उसको नहीं समझा पाई और मोहब्बत के सफ़र पर निकल गई। मैं साथ की आंखों में भी मोहब्बत की कंदीलें जलती देख ली थी, मगर आलिया, तुम जानती हो जब भरोसा टूटा तो क्या होता है। जब साथ ने मुझे मिलने बुलाया, तुम नहीं जानती आलिया किस मुश्किल से मैंने अपने आप को राज़ी किया था, क्योंकि उनसे सिर्फ मैं मिलने नहीं जा रही थी बल्कि मेरा भरोसा भी साथ था जो उन पर करती थी। अपने पीछे मैं दादा दादों का मान छोड़ जा रही थी उनसे मिलने। आलिया, जब मेरा सर चकराया तो वो जूस पीकर और मैंने उनकी तरफ देखा था। मैं बता नहीं सकती, मेरा दिल खून के आंसू रोया था कि क्यों कर मैंने एक अजनबी पर यकीन किया। शिबरा ने एक ही सांस में सब कह दिया था। शिबरा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल की कैफियत, मगर ये नाराज़गी भी ख़त्म कर दो। आलिया ने नरम लहजे में कहा। कोशिश कर रही हूँ, और मुझे मालूम है मेरी ये प्यारी सी दोस्त ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकती। आलिया की बात सुन वो धीरे से मुस्कुराई थी। अच्छा प्लीज़ चलो नीचे, इससे पहले सब यहाँ आ जाएं। शिबरा ने उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर निकलते कहा। आलिया, क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? अभी सब लोग खाने से फारिग हुए थे। दादा दादो तो कुछ देर आराम करने अपने कमरे में चले गए थे, मगर वो सातों लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे जब अर्श ने उसे मुखातिब किया। करो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आलिया ने कहा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत साफ सुथरे अंदाज में गुजारी है, इस बात के तुम सब गवाह हो। अर्श ने तमहीद बांधते कहा। हाँ, मगर इस वक्त क्यों अपनी शराफत का सर्टिफिकेट मांग रहा है? सब खैर तो है? जाजिब ने उसे टोकते हुए कहा। बताता हूँ, तुम 1 मिनट सब्र नहीं करना। आलिया, नाम बहुत ही खूबसूरत। अर्श ने उसकी जानिब देखते कहा। आलिया, मुझे हमेशा से एक लड़की से शादी करनी थी जो मेरी ज़िंदगी संवार सके, मुझे सही रास्ते पर लेकर चल सके, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी आर नहीं कि तुम हो वो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या हो गई है। मैं शादी के बाद ही मोहब्बत करने का भी कायल हूँ, ये मेरा नज़रिया है। अर्श ने सबको देखते कहा। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताया है। वो भी एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहते हैं जो उनके घर को जन्नत बना देगी, जैसे अल्लाह ने चुन लिया हो। वो भला फिर कैसे मुमकिन कि अपने साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी को बेहतर ना बना। आलिया, मैं पूरे मान, इज़्ज़त और एहतराम के साथ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो। अर्श ने ठहर ठहर कर अपनी बात कही थी। सब लोग हैरत से अर्श को देख रहे थे जो अपने अंदर बहुत गहरे जज्बात दबाकर बैठा था। कहो आलिया, क्या जवाब है तुम्हारा? अर्श ने उसकी जानिब देखते कहा, जो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मुझे तुम्हारे जज्बातों की कदर है अर्श, मगर क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के मयार पर पूरा उतर पाऊंगी? आलिया ने गुलगीर लहजे में कहा। मुझे उम्मीद है। अर्श ने बस यही कहा। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी का ये अहम फैसला मेरा भाई करे। आलिया ने साद को देखते कहा। अगर मेरे भाई को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी नहीं। साद ने नम आंखों से आलिया की जानिब देखा था जिसने उसे भाई का मान दिया था। मुझे कोई एतराज़ नहीं अर्श, तुम जब चाहो अपने वालिदैन को भेज सकते हो, मैं खाला जैनी से खुद बात करूँगा। साद ने कहा तो अर्श उठकर उसके गले लग गया। शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे वाह, यहाँ तो मज़े ही आ गए, सबको सबके हीरो मिल गए, बस तुम ही रह गए। नूर ने दुहाई देते कहा। मिल जाएगा, हमें भी सब्र रखो। नूर की बात पर अलीना ने उसके सर पर चिप लगाते कहा। पर कब मिल जाएगा, मगर पहले हीरोइनों वाले काम भी करो। अलीना ने हंस से कहा। शिबरा वो लॉन में खड़ी रात की रानी की दिलफरेब महक अपने अंदर समो रही थी जब अपने अकब से आवाज़ सुनी। वो पलटी नहीं थी, यूं ही रुख मोड़े खड़ी रही। मैं मानता हूँ कि जो भी मैंने किया था वो गलत था, और मुझे पता है तुम मुझे माफ़ भी कर चुकी हो, मगर क्या ये जो हमारे बीच खामोशी हाइल है वो क्या कभी भी नहीं मिट सकती? साद ने धीमी आवाज़ में कहा। शिबरा का रुआं रुआं कान बन गया था। जैसे वो नाराज़ी समझ रही थी वो तो थी ही नहीं। साद की आवाज़ ने सब कुछ मिटा दिया था। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? मैं वादा करता हूँ शिबरा, कभी भी तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं होगी। जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो मैं कभी दोबारा नहीं दोहराऊँगा। बस एक बार मौका दे दो। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप कभी भी वो सब नहीं दोहराएंगे। शिबरा ने नरम लहजे में कहा। मतलब जी, मुझे आपका साथ मंजूर है। इतना कहकर शिबरा उसके बराबर से निकल गई और वो इस मासूम लड़की को देखे गया जिसका दिल सच में चिड़िया की तरह नरम था।